नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो व्याकरण के इसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है छंद। छंद से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यूपी कांस्टेबल की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसमें कुछ नहीं छोड़ा। इस वीडियो में जितना भी कराया जाएगा बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि पेपर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर के हिसाब से देखना है तो वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो बिगर टाइम गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा छंद। पहले समझते हैं छंद में क्या होता है। जो बातों को शुरू में बता रहा हूँ आप इनको एक एक बात को समझते हुए चलोगे। जब आप इन बातों को समझोगे तभी आगे जाके आपका छंद क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बात जो है बेकार तरीके से नहीं बताई गई है। हर बात का अपना एक मीनिंग है, यानी वो मीनिंगफुल है, उसका कहीं ना कोई मायने निकलता है। देखो, निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति, तुक, गण से नियोजित पद रचना को क्या कहते हैं हम? छंद कहते हैं हम। यानी छंदों को वेदों का पैर भी कहा गया। तो ये पूछ लेता है कि वेदों का पैर किसे कहा गया है, तो छंद को वेदों का पैर कहा गया है। यदि जैसे गद्य की कसौटी व्याकरण है, तो कविता की कसौटी क्या है आपकी? छंद शास्त्र है। जैसे आपने देखा गद्य की कसौटी क्या होती है? व्याकरण होती है। वैसे ही कविता की कसौटी क्या होती है? छंद शास्त्र होता है। उसके बाद छंद जो शब्द है ये चंद धातु से बना है, यानी संस्कृत का शब्द है क्या, उससे बना हुआ है। छंद शब्द के दो अर्थ होते हैं, आवादित, आवादित मतलब प्रसन्न करना, तथा आच्छादित मतलब ढाक लेना। यह आवाद वर्णों, मात्राओं अथवा ध्वनियों की नियमित आवृत्तियों के दोहराव से उत्पन्न होता है तथा रचयिता पाठक या श्रोता को हर्ष और सुख में निगमन कर आच्छादित कर लेता है। इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है कि इसका दो अर्थ कौन कौन से होते हैं। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। छंद का नाम अन्य नाम क्या है? व्रत भी है। छंद का अन्य नाम क्या है? व्रत भी है। व्रत का अर्थ होता है घेरना। विशिष्ट वर्ण या मात्रा क्रम की अनेक आवर्तियों ध्वनियों का एक घेरा सा बनाकर पाठक श्रोता के मस्तिष्क को घेर कर अपने रंग में रंग लेती है। मतलब ऐसा सुनो, जैसे कि आपको कोई जब छंद सुनाता है तो आप क्या करते हो, उसकी जो लय, उसकी जो तर्क है, उसमें क्या हो जाता है, आप जो खो जाते हो। तो वही बात कही गई है कि जब उसकी ध्वनियों का जो घेरा सा बनकर पाठक या श्रोता के मस्तिष्क को घेर कर अपने रंग में रंग लेता है, तो उस बात के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट देखो, छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र कहते हैं। यानी छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र कहते हैं। आचार्य पिंगल द्वारा रचित, ये इंपॉर्टेंट है कि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्रम प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। उन्हीं के नाम पर इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा गया है। इस शास्त्र को क्या कहा गया? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा गया। क्यों कहा गया? पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्रम के कारण। गद्य का नियामक व्याकरण है। जैसे गद्य का नियामक क्या है? व्याकरण है। तो पद का नियंत्रता क्या हो जाएगी? पिंगल अर्थात छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंगल अर्थात छंद हो जाएगा। छंदों में रचना को पद कहते हैं और छंद विहीन रचना को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो गद्य और पद में बता दें, पद में क्या यूज कर रहे हो? छंद कर रहे हो, और गद्य में आप क्या कर रहे हो? छंद विहीन रचना, यानी जिसमें आप व्याकरण की कसौटी देखते हो। क्लियर है? अब छंद के अंगों की बात करते हैं। धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, लेकिन एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। छंद के अंग, छंद के अब जो अंग है इनको आप, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी, ठीक है? तो इनको आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझते चले, जो शुरू में बता चलो। अगर शुरू का ही बस ध्यान देने का है, उसके बाद तो बस आपको कुछ की नहीं, फिर तो आपको धीरे धीरे आसानी से सब चीज़ समझ में आती चली जाएगी। लेकिन पहले जो चीज़ बता रहे हो इनको ध्यान देते हुए जरूर चलें। देखो, पहली चीज़ होती है इसमें पद। पद कहूँ या दल कहूँ, एक ही बात है। छंद की पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की पंक्ति को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद की पंक्ति को दल कहते हैं या पद कहते हैं। छंद की पंक्ति को, जैसे दोहा द्विपदिक, दोहा जैसे द्विपदिक अर्थात दो पंक्तियों का छंद है। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरी बहु बांधारो राधा नागरी सोए, तो ये क्या होगी? एक पंक्ति होगी। जा तन की जाही पड़े श्याम हरि दूती होए, तो छंद की पंक्ति को क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा एक पद होगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या होगा? दो पद होगी। यानी ये क्या है? ये हमारा यहाँ पे दोहा है। अभी बाद में देखेंगे, दोहा के बारे में समझेंगे, लेकिन फिलहाल बस ये ध्यान दो कि ये क्या है? दोहा। तो दोहा कैसा है? द्विपदिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक पंक्ति होगी, द्वि यानी दूसरी पंक्ति है, तो दो पंक्ति वाला तो द्विपदिक हो गया। एक होता है इसमें चरण। चरण का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कोमा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये एक चरण हो गया, ये कोमा के बाद दूसरा चरण होगा, ये कितना होगा? तीसरा चरण, और ये चौथा चरण। तब पहला और ये होता तीसरा, इन्हें बोलते हैं ये पहला होता है, ये तीसरा होता है, ये दूसरा होता है, तो ये चौथा होता है आपका। क्लियर है? इस तरीके से तो चरण भी आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने समझ लिया चरण क्या होता है। एक होता अर्धाली। अर्धाली का क्या मतलब है? चौपाई छंद का आधा भाग। चौपाई छंद का आधा भाग जिसमें दो चरण होते हैं। ध्यान रहे कि अर्धाली चौपाई छंद के आधे भाग को कहते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि अर्धाली क्या होता है, चौपाई छंद के आधे भाग को क्या कहते हैं? अर्धाली कहते हैं। बाकी हम चौपाई में समझेंगे। अब देखो, चरण आ जाता है। चरण अथवा पाद, चरण कहूँ अथवा पाद कहूँ।
पाद या चरण का अर्थ क्या होता है? चतुर्थांश भाग। जैसे मैंने बताया था राधा नागरी सोई में एक भाग, ये कोमा, उसके बाद दूसरा वाला भाग, उसके बाद एक कोमा के बाद तीसरा, और जो चौथा भी जो मैंने ऊपर बताया था। यानी जैसे 2 पंक्ति होगी, 2 पंक्ति में कितने बने थे? 4 चरण बने थे। 4 चरण का मतलब कितना है कि एक चरण का अगर मैं देखूँ तो कितना, चौथा हिस्सा जो बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है? चतुर्थांश भाग। सामान्यतः छंद के 4 चरण या पाद होते हैं। कितने होते हैं? सामान्य छंद के 4 चरण या पाद होते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि। अभी मैंने दोहा का उदाहरण दिया था, तो वहाँ पे क्या था, आपने देखा था कि जो दोहा है वो कितने 2 पंक्तियों में है, लेकिन चरण कितने, उसमें 4 चरण आ रहे थे। दोहा, सोरठा, चौपाई आदि में क्या होते हैं? 4 चरण या पाद होते हैं। क्लियर है? अब आओ वर्ण। वर्ण का क्या मतलब? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला मैंने समझाया, हिर्स और लघु। हिर्स और दीर्घ बोल दो या लघु बोल दो, ठीक है। अब हिर्स को मतलब, हिर्स में ये छोटे वाले होते हैं और लघु में या दीर्घ में ये बड़े वाले होते हैं। हिर्स को लघु और दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। दीर्घ मतलब, लघु मतलब दीर्घ, दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु कहा जाता है। तो लघु का साइन ये होता है और गुरु का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट समझो, मात्रा का मतलब क्या था? वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। मात्रा केवल स्वर की होती है। किसकी होती है? स्वर की होती है। मात्रिक छंदों में मात्रा गिनकर ही छंद की पहचान की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मात्रिक छंदों में क्या होगा, मात्रा को गिनकर ही आप क्या करोगे? छंदों की पहचान करोगे। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि किस तरीके से गिनती करते हैं। नेक्स्ट देखो, गति। गति का क्या मतलब होता है? पद के पथ में जो भाव होता है, पद के पथ में जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अर्थात किसी छंद को पढ़ते समय जब एक प्रवाह का अनुभव होता है उसे गति या लय कहा जाता है। हर छंद में विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है जिसे गति कहते हैं। इसके ठीक न रहने पर गतिभंग दोष हो जाता है। इस बात का कहने का क्या मतलब? जैसे आप गाने देखो तो आप क्या कहोगे? यार, तैयार, इस तरीके से लास्ट में तुर्क मिलता हुआ दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? एक गति, यानी कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर फिर आगे बढ़ना है। अगर आप किसी बात को ऐसे बोले जाओ, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, तू रू रू रू, इस तरीके से अगर बोलो ना, अगर एक लय में बोले जाओगे तो मज़ा थोड़ी आएगा। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद आप ले लोगे, फिर आप आगे बोलोगे कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो प्यार व्यार की उम्र ना हो, पढ़ने की उम्र है, पढ़ लेना ना। नेक्स्ट देखो, यति। यति का क्या मतलब है? यति मतलब विराम। पद का पाठ करते समय गति को तोड़कर, पद का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे यति कहते हैं। मतलब ठहराव होगा। जैसे कहाँ कहाँ पे रुका, जहाँ पर रुके, यानी जहाँ पर आपने कोमा लगा दिया उसे क्या बोल रहे? विराम। सरल शब्दों में छंद का पाठ करते समय जहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यति। इसे विराम और विश्राम भी कहा जाता है। यानी अब आप इन सब का विराम जो चिन्ह पढ़े, इन सब को क्या करा? विराम के लिए तो यानी रुकने के लिए तो करा जाए, उन चिन्ह कुछ निश्चित होते हैं। यति के ठीक न रहने पर छंद में यति भंग दोष हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा अगर आप किसी कहीं पर ले नहीं दोगे, तर्क नहीं दोगे। अब समझो तुक। तुक क्या होती है? तुक का मतलब होता है समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही क्या कहते हैं? तुक कहा जाता है। तुक का क्या मतलब है? जैसे कि पदांत के अक्षरों को तुक कह, जैसे इसमें क्या कह रहा है कि ये जैसे तुक का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूँ, अब मैं आपसे यहाँ पर अगर एक तरीके से कुछ भी कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे मैं कहूँ हो जाओ तैयार, है ना, हो जाओ तैयार, और अब तुम हो मेरे यार हो जाओ तैयार, है ना, मेरे यार हो जाइए तैयार। तो इस तरीके से, तो लास्ट में यार तैयार, इस तरीके से जो तुक मिलता हुआ लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं। जैसे लास्ट में गाने में ले मिल जाती है जो है ना, कहने भाई बहुत तगड़ी शायरी बना दी, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, छंद के प्रकार। मुझ पर ज़्यादा सार शायरी तो आती ना, जो मैं तुम्हें सुना देते एक आधे भी। छंद के प्रकार या भेद देखो। मुख्यतः छंद के कितने हैं? मुख्यतः 2 होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मुख्यतः कितने होते हैं? मुख्यतः आ जाता 2 ही होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। लेकिन कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, उभय और कितने? 4। मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्त। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 समझेंगे किसका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर मुख्यतः कहे तो मात्रिक और वर्णिक, अगर कुल कह दे तो 4, मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्त। अब इनमें से इनका क्या क्या मतलब है? मात्रिक का मतलब क्या होता है? जिनमें मात्राओं का ध्यान रखा जाए उसे क्या कहेंगे? मात्रिक कहेंगे। वर्णिक, जिनमें वर्णों का ध्यान रखा जाए उसे क्या कहेंगे? वर्णिक। उभय का मतलब जिसमें मात्रा वर्ण दोनों को ध्यान रखा जाए उसे क्या कहेंगे? उसे उभय मात्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे उभय छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे उभय छंद कहेंगे। नेक्स्ट है मुक्त, जिसमें न तो मात्रा को और न ही वर्णों का ध्यान रखा जाए उसे क्या कहेंगे? उसे मुक्त छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे मुक्त छंद कहेंगे। मुक्त छंद का उदाहरण जो जूही की कली, जूही की कली क्या है? मुक्त छंद का उदाहरण है। निराला जी की रचना है जूही की कली, तो वो किसका? मुक्त छंद का उदाहरण है। जैसे वह आता तो 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, इस तरीके से वो का मुक्त छंद का उदाहरण है। ये इसे आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, पूरी जो लाइन है ये आगे की। ठीक है, जूही की कली पे पूछा जाता है कि निराला जी की जूही की कली किस छंद का उदाहरण? तो ये आपकी जूही की कली निराला जी की किसका? मुक्त छंद का उदाहरण है। अब हम एक एक करके समझते चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मात्रिक छंद।
इसमें ही बस आपको समझना है, बाकी तो सब में आप सीधा सीधा बस डायरेक्ट देख लोगे। मात्रिक छंद में धीरे से, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से समझते हुए चलोगे। मात्रिक छंद क्या होता है। अब नेक्स्ट मात्रिक छंद। मात्रिक छंद का क्या मतलब होता है, देखो आपको दो देखना है, एक तो होता है गुरु, एक होता है लघु। ठीक है, लघु मतलब क्या देखोगे आप, लघु में देखोगे कि जो छोटी वाली मात्रा है वो आपकी लघु, ठीक है, जिनमें छोटा है ना हिर्स स्वर। एक होता है आपका दीर्घ स्वर, तो दीर्घ में क्या देखोगे आप, गुरु देखोगे। क्लियर होगी, हिर्स और दीर्घ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब मात्रिक छंद में किसमें कितनी कितनी मात्रा होती है, इनका ही आपको विशेषकर ध्यान रखना। अगर आपके दिमाग में ये सेट होगी तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हिर्स स्वर, ये कौन से हमारे हिर्स स्वर है। हिर्स स्वर यानी छोटा है, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। अगर ये कहीं पर आप आ जाए तो इनके लिए क्या करोगे आप, एक मात्रा का, कितना, एक मात्रिक, इसे बोलेंगे एक मात्रा। अगर ये बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ है ना, यानी ऊन वाला, ठीक है, उसके बाद ए से एडी, ऐनक, ओखली, औरत, ये जो आ जब ये देख लो तो इनके लिए कितना, दो मात्रा होगा। ये अगर ये वाली मात्रा है तो इनके लिए दो मात्रा, ये कितने काउंट की जाएगी, इनके लिए दो मात्रा करी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद अनुसार और विसर्ग, इनके लिए भी दो दो मात्रा। उसके बाद ये भी सी का ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए कितना करोगे, इसके लिए भी एक मात्रा का करो। क्या करोगे, एक मात्रा का। क्लियर है, बात आ रही होगी समझ में। तो अपने दिमाग में बैठा लो क्या क्या मैं बताता हूँ। चलो मैंने बताया स्वर के लिए एक, और बाकी दीर्घ स्वर के लिए दो दो मात्रा। ठीक है, अनुसार विसर्ग, ठीक है, इनके लिए क्या करोगे आप, एक एक मात्रा का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये और सॉरी, इनके लिए तो दो दो मात्रा और इसके लिए एक मात्रा का। क्लियर है। अब नेक्स्ट समझो, आधे वर्ण के पहले वाले वर्ण की कितनी मात्रा लेते हैं, आधे वर्ण से पहले वाले वर्ण की दो मात्रा लेंगे। अगर आप कहीं पर आधा वर्ण देख रहे हो, उससे पहले वाला जो वर्ण आ रहा है उसके लिए कितनी मात्रा लेोगे, दो लेोगे। अभी समझ जाता हुआ चलता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पंख लिख रखा है, तो ये क्या होगा, पंख जो है इस वाले का उदाहरण है ये। तो इसके लिए आप क्या लेोगे, दो मात्रा। कितने लगाओगे, पंख पे अगर ये वाला देख रहे हो तो कितने लेोगे, दो मात्रा। उसके बाद ख के लिए एक मात्रा। ऐसी पंख में क्या देख रहे हो, अब देखो ये वाली आ गई, ये वाली ये आ रही है। देखो यहाँ पर समझो इसको। अब यहाँ पे जो आप पंख में देख, एक तो पंख देखा आपने, एक पंख देखा, ठीक है, एक तो नाक से देख रहे हो और एक मुंह से देख रहे हो, वो वाला जो मैंने वर्णमाला में बहुत अच्छे से बताया हुआ। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूँ तो ये वाला, तो इसके लिए कितनी मात्रा ली मैंने, अब ये पैर के ऊपर ये लग के आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक मात्रा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करा अपने, ख के लिए एक लगा। उसके बाद मैंने ये बताया, तो इसको उदाहरण मैंने ये बताया, इसके लिए मैंने दो मात्रा और एक मात्रा। क्लियर होगी। नेक्स्ट समझो, आधे वर्ण से पहले वर्ण की क्या लोगे, दो मात्रा ले। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लक्ष्य लिखा मैंने, तो ले के बाद आधा क्या आ रहा है, छः आ रहा है, तो ले के लिए क्या ले लोगे, दो मात्रा ले लोगे। कितनी ले लोगे, दो मात्रा ले लोगे। अगर पहले आ रहा तब नहीं लोगे। जैसे मैं कहूँ ब्याज, तो ब्याज में पहले ब्याह आ रहा है, इससे पहले क्या है, कुछ नहीं है। तो यह के बाद क्या आ रहा है, यह का क्या आ रहा, यह के बाद आ रहा है, तो यह के साथ क्या जुड़ के आ रहा है। जब मैं यह का संधि विच्छेद करूँगा एक तरीके से करूँगा, तो क्या लिखोगे आप, ऐसा लिखोगे या, है ना। तो इसके साथ बड़ा आ रहा, तो मैंने क्या बताया, इसके साथ क्या लेोगे आप, दो मात्रा लेोगे। इसकी कितनी है, दो मात्रा। यह के साथ जुड़ के आ रहा तो कितनी हो जाएगी इसकी, दो मात्रा। और जय के लिए एक मात्रा, क्योंकि जब जय तोड़ोगे आप, तो जय किस तरीके से तोड़ोगे, जय आप इस तरीके से तोड़ोगे, देखो जय। और ये क्या बताया मैंने, एक मात्रिक बताया ये, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसलिए एक मात्रा। समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, धीरे धीरे समझते चलो, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे भाग्योदय होगा, तो पहली बात तो भाई के बाद आ रहा, ये तो सीधी साथ बड़ा आ रहा, तो इसके लिए दो मात्रा वैसे भी होगी। लेकिन एक आधा गै भी आ रहा, तब भी इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दो मात्रा हो जाएगा, गै के लिए एक मात्रा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट समझो, अब ये आपको देखना संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं। इनसे पहले क्या लेना है आपको, इनसे पहले ध्यान रखना, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण की कितनी हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दो मात्रा। जैसे कक्षा, तो इसमें क्या होगा, संयुक्त अक्षर होगा। इससे पहले वाले वर्ण क्या होगा, क्या होगा, तो क्या की कितनी हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी। और उसके बाद छः के बाद आ लग रहा, तो इसकी कितनी हो जाएगी, दो मात्रा। यानी इसकी जो छः की वजह से दो मात्रा नहीं, इसके आगे आ लग रहा है, इसकी वजह से दो मात्रा आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट समझो, अब देखो कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, ना तो आज तक किसी पेपर में पूछे गए और ना ही पूछे जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि आपने कहीं से देख लिया, किसी चैनल वगैरह पे, वहाँ जाके देख लिया, फिर आप आओगे कन्फ्यूजन में। ठीक है, कि भैया ये कैसा हुआ है, ये तो वहाँ पर तैसे बता दिया, उन्होंने तैसे बताया कि आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण से पहले वाले के दो होते हैं, और यहाँ पर तो एक ही लिया गया। तो ये कुछ एक्सेप्शन है कि नए है के बाद अगर कहीं आप आधी नया है लगा वो देख लो, तो वहाँ से जब आ जाए तो पहले वाले वर्ण का एक ले हो गया।
क्लियर है। वैसे मैंने आधे वर्ण से पहले वाले क्या बताया, 2 बताए हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने कन्हैया बताया, एक कन्हैया एक नन्हे, इस तरीके से जो उदाहरण होते हैं इनका क्या लोगे, जैसे कैसे पहले आने तो चाहिए 2, ये इस तरीके से आना चाहिए ये, लेकिन आया कि, लेकिन सही क्या होगा इसका, ये वाला होगा। क्लियर है, समझ रहे होगे बात है। अब अगर आप दुख है देखो, विसर्ग के बाद मैंने क्या बताया, 2 मात्रा बताया था, लेकिन आप जब दुख है बोलोगे तो आप जब दुख है बोल रहे हो तो दुख दे पे ज़्यादा जोर ना आ रहा, मतलब जब आप कन्हैया बोल रहे हो तो कै पे ज़्यादा जोर ना आ रहा, वो हमें बोलने से ही पता चल रही है, इस तरीके से कही गई है। अगर इनका एक्सेप्शन देखें, इनका कारण पूछे तो कारण ये है कि इन पर जब हम कन्हैया बोले तो कै पे कोई ज़्यादा जोर लग के नहीं आ रहा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये एक मात्रिक बोल दिया गया कन्हैया। ऐसे दुख बोलो, दुख जब दुख बोल रहे तो दे पे कोई ज़्यादा जोर ना रहा, दुख बोल रहे हो खाली, है ना, तो इसे जो विसर्ग लग रहा है ये इस तरीके से, ये तो इस पर ज़्यादा जोर लग के नहीं आ रहा, तो इस वजह से क्या ले लेंगे, इसकी एक मात्रा ले लेंगे और खे की एक मात्रा रहेगी। ये एक्सेप्शन है, बाकी एक पेपर में पूछे गए नहीं हम। नेक्स्ट देखो, ये छोटा हुआ, छोटे हुए के लिए क्या हो जाएगी, एक मात्रा, बड़े हुए के लिए 2 मात्रा। अगर ये होता रैप, क्या बोलते हैं रैप, जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई तो इसे बोलते हैं जो ऊपर का चढ़ रहे थे पर्व में, ये रैप होता, तो ये क्या होता, आधा होता है। जब ये किसी के साथ लग के आ जाएगा तो उससे आधा वर्ण आ रहा, तो आधे वर्ण से पहले वाले क्या ले लोगे आप, क्या ले लोगे, जब आधा वर्ण से पहले वाले की 2 मात्रा लेते हैं, कितनी लेते हैं, 2 मात्रा लेते हैं। तो इसको ध्यान रखना, बस इसी रहेगा, बाकी सब कंप्लीट रहेंगे अपने आप में। जिन छंदों की रचना मात्राओं की संख्या लघु गुरु यति के आधार पर की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष रस अनुरागा अयम्य मुरीम्य चूचारु समा सकल भवरज परिवारों। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, चौपाई है, बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी आएगी बाद में, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर तरीके से समझेंगे। तो अब इसको मतलब समझो आप क्या है, यहाँ पे क्या कहिए, लघु गुरु यति के आधार पर इनकी क्या करिए, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की रचना मात्राओं की संख्या लघु गुरु यति के आधार पर की जाती है। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर लघु का भी ध्यान रखा गया, गुरु का भी ध्यान रखा गया, यति का भी ध्यान रखा गया, तो इस आधार पर क्या है ना, मात्रिक छंद इस वजह से कह रही है। अब समझो क्या मतलब है। अब थोड़ी सी यहाँ पर तुम अपनी प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बोला राजा, क्या बोला मैंने, राजा बोला मैंने। अब मैं आपके लिए ऐसा ना कि मैंने सिंपल ठा लिए और आप बता दिए कि भाई इस तरीके से होते हैं। अब देखो राजा, तो राजा के साथ क्या जुड़ कर रहा, रे के साथ आ जुड़ कर रहा, तो क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। मैंने बताया बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ऊन, इस तरीके से क्या लोगे। जो मैंने आपको दीर्घ स्वर बताया था उनके लिए क्या ले लोगे, 2 मात्रा। तो जा के लिए 2 मात्रा। अब से पे छोटा हुआ आ रहा तो क्या हो जाएगा, 1 मात्रा। नी पे बड़ी आ रही है तो क्या हो जाएगा, 2 मात्रा। ता पे बड़ा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 मात्रा। राम के साथ आ बड़ा आ रहा तो 2 मात्रा, ये आ रहा था 1 मात्रा। ठीक है, उस तरीके से काव्य के आ रहा तो वैसे भी 2 मात्रा हो जाएगा, वैसे आधे पहले की भी 2 मात्रा लगेगी। ये पे क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 मात्रा। कविता के लिए 1 मात्रा, के ए आ रहा हो ना, के साथ जुड़ने से। उसके बाद वी पे छोटी मात्रा आता, छोटी ई की मात्रा तो 1 ही रहेगी। ता पे बड़ा आ रहा है तो 2 मात्रा। उसके बाद देखो व्यक्ति से वे पहले, वैसे ये से पहले वे आ रहा, लेकिन हमें क्या है, हमें उसके मतलब पहले चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इससे पहले आ रहा है, ये हमें चाहिए बाद में होता। तो यह के लिए क्या आ जाएगा, लेकिन यह के साथ क्या आ रहा है, आ लग के आ रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी। उसके बाद व्यक्त, देखो व्यक्ति है, आप ऐसे लिखोगे, जब आप इसको विच्छेद करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो अब आप देख रहे हो, जब आपने व्यक्ति लिखा तो आधा क्या आ रहा है, अब यहाँ पे आधा क्या आ रहा नहीं आता, तो आपने क्या ले ली, 2 मात्रा ले ली। क्लियर है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, देखो इस बात को ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूँ जब मैं व्यक्ति तोड़ूंगा तो इस तरीके से, ये तोड़ना मैंने आपको सिखा दिया वर्णमाला में कैसे तोड़ते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, वर्णमाला में किस तरीके से तोड़ते हैं। तो जब आप व्यक्ति तोड़ोगे तो इस तरीके से तोड़ोगे। तो इस ये के लिए क्या कर लोगे आप, व्यक्ति जब लिखोगे तो ये क्या आधा आ रहा है, तो कैसे अब आधे वर्ण आ रहा है तो पहले क्या आ जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी। उसके बाद तय ती, ये छोटी आ रही है तो इसके लिए 1 मात्रा हो जाएगा। सर्वेश, अब ये सर्विस मैंने पहले बताया था कि ये कौन सा रे होता है, ये रेफ वाला रे होता है आपका। तो रेफ वाले रे के लिए क्या ले लोगे आप, रेफ के लिए क्या होता है, आधा होता है, बस एक यही होता है जो आधा रे होता है। तो से पहले आधा रे आ रहा है, यानी कुछ इस तरीके से देखोगे, अगर मैं आपको समझाने लगूँ, से, ठीक है, ये से लिख दिया आपने, सर, इस तरीके से, ऐसे समझो इसे, ये इस तरीके से। क्लियर है, ये इसे हटा दो। ठीक है, ये ऐसा आएगा, तो ये आधा रे आ रहा नहीं आ रहा, ये वाला आधा रे है नहीं है, तो इसलिए इसकी कितनी मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी। उसके बाद इस पर 2 मात्रा चढ़ रही है, वे के ऊपर बड़ी आ रही है तो ये जाएगी, और से के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये सब चीज़ें आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो शत्रुधन, क्या हो जाएगा, शत्रुधन। तो से के लिए क्या हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा था संयुक्त अक्षर से पहले क्या लेोगे, 2 मात्रा लेोगे। ठीक है, क्या लेोगे, 2 मात्रा। उसके बाद ये घे न घन आ रहा, ठीक है, ये इसके लिए आधा आ रहा, तो इससे पहले के वाले की 2 मात्रा, ने के लिए क्या हो जाएगी, 1 मात्रा हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, अब इनकी प्रैक्टिस करो आप। जैसे मैं इनको बोलूँ, मध्धन यदि ते भवेत दीन व्यस्तति
ममम मातृभूमि भारत धन धान्य पूर्णम श्योता। अब इनको देखते हुए चलो, जैसे कि देखो मैं के लिए क्या आएगी, एक आ जाएगी, क्लियर है। मैं के लिए क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। अब ऐसी है के लिए देखो, है के लिए दो क्यों आ रही, क्योंकि आधा धै लग रहा हो। उसके बाद दे के लिए एक हो जाएगी, ठीक है। और ने पे अंक की बिंदी आ रही, इसके लिए क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। ये के लिए एक हो जाएगी, दे पे छोटी मात्रा एक हो जाएगी, तय पे एक ही मात्रा चढ़ रही है, बड़ा हुआ यानी दीर्घ वाला है तो दो हो जाएगी। भय के लिए एक हो जाएगी, इस पर दीर्घ आ रहा है तो दो हो जाएगी। और ये आधा तय के लिए हम कुछ नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद बड़ी मात्रा दो, ये ऐनक वाली चढ़ रही है, ये हो जाएगा दो मात्रा, ठीक है। वैसे भी इससे पहले आधा ही आ रहा है ये, और देखो ये से पहले ये के बाद आधा से आ रहा है, जैसे भाग्य का उदाहरण बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पर दो मात्रा। इसके बाद क्या देखोगे, इसके बाद ये आधा धै लग रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए दो मात्रा। उसके बाद इस पर एक ही मात्रा चढ़ रही है, दो मात्रा। ये छोटी आ रही है तो इस पर एक, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मम के लिए क्या हो जाएगा, मम पे एक एक मात्रा हो जाएगी। मातृभूमि, मातृभूमि में अगर आप देखोगे तो मातृभूमि में आपको क्या दिख रहा है, देखो मातृभूमि के लिए समझो, इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं आ दो मात्रा, त्रे नीचे कर चढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा है, मैंने बताया जो नीचे कर चढ़ेगा वो रहे पूरा रहेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, एक मात्रा। भय बड़ा हुआ आ रहा है तो दो मात्रा। मई मी पे क्या आ रहा है, लेकिन इसके आगे क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, इस तरीके अनुसार विसर्ग में जो बताया था मैंने, ये क्या लग रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगी आपको, दो मात्रा हो जाए, क्या हो जाएगी, इसके लिए दो मात्रा हो जाए, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक चीज़ आपको समझ में आते हुए आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत, भै भा के लिए दो मात्रा, रे के लिए एक मात्रा, तय के लिए एक मात्रा। धे के लिए एक मात्रा, ने के लिए एक मात्रा, आ रहा है। अरवा के बाद आदि ने भी आ रहा, तो क्या हो जाएगी, दो मात्रा हो जाएगी। ये के लिए एक मात्रा, पे बड़ा हुआ रहा दो मात्रा। रे ने ऊपर कर ये आधा रे चढ़ रहा है तो आधा रे भी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, दो मात्रा। श्यात, आधा से का तो कोई मतलब ही ना, पहले आ रहा है इस वजह से ये आ के लिए दो मात्रा, ते आधा आ रहा कोई मतलब नहीं का। सदा एक मात्रा, दे आधा आ रहा तो दो मात्रा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हे के लिए कितने ले लोगे, दो मात्रा। दे आ, दे ये ने आ, दया, दया में, ये क्या है, दया में, तो दे के लिए कितनी हो जाएगी, एक मात्रा। ये आ के लिए दो मात्रा। दया में के लिए क्या हो जाएगी, एक मात्रा। ये के लिए एक मात्रा। दी दई बड़ी आ रही है तो ये दो मात्रा। ने के छोटे ए आ रहा, ने खाली ने तो क्या हो जाएगा, एक मात्रा हो जाएगा। बे के बाद आधी ने आ रही है तो आधे वर्ण से पहले क्या ले लोगे, दो मात्रा। धे ओ धो, या के साथ क्या आ रहा, ओ आ रहा तो ये कितना हो जाएगा, दो मात्रा हो जाएगा। प्रार्थना देखो, तो आ रहा तो वैसे भी दो मात्रा, और उसके ऊपर ये छोटा क्या हो जाएगा, प्रार्थना, तो ठीक है। अब इसके बाद देखो, प्रार्थना में देखो, अब एक चीज़ बताओ मुझे सिंपल से, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, इसको पहले मैं रफ कर दूँ। देखो प्रार्थना में देखो, प्रार्थना, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आप जो देख रहे हो क्या कितना आ रहा है, इसके लिए प्रार्थना के लिए क्या ले लिया मैंने, प्रे प्रे आगा तो दो ले लिया। अब देखो ये मैंने क्या बताया था, प्रार्थना जब आप लिखोगे तो प्रार्थना इस तरीके से लिखोगे, प्रार, है ना, ये रे आधा है, ये आधा बताया मैंने, या ये वाला आधा बताया था, ये रेफ वाला आधा बताया था। इसके लिए यहाँ पे ये दो मात्रा हो जाना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये दो मात्रा होना चाहिए, क्योंकि रेफ आ रहा है ना, हाँ सुनो देखो, यहाँ में ये है, एक सेकंड क्लियर कर लो इस चीज़ है। देखो अब मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, मैंने बोला प्रार्थना, तो ये जो रे आ रहा है मेरा, अब देखो यहाँ पर जब मैं इसे लिखूंगा प्रार्थना, है ना, प्रार्थना तो होगा प्रार, ये होगा। अब ये जो रे है, ये जो थे के ऊपर रे चढ़ रहा है, ये पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, ना कि थे के बाद में आ रहा है, ना कि थे के पहले आ रहा है। तो इस तरीके से कभी आप ये समझो कि आके बाद आया यू बाद में ना आ रहा, यू आ रहा पहले आ रहा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस रे के लिए कितनी हो जाएगी, दो मात्रा। इस थे के लिए कितनी हो जाएगी, एक मात्रा। अगर मैं इसे यहाँ पर ये ऐसा होता, अगर ये एक तरीके से ऐसा होता कि थे और यहाँ पे होता है ये इस तरीके से, तब इसकी मैं दो मात्रा, लेकिन ये आ रहा है इसके पहले आ रहा है, इस वजह से क्या ले रहा हूँ मैं, एक मात्रा ले रहा हूँ। क्लियर है, अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं के लिए कितने लोगे, दो मात्रा ले लोगे, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा, क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा, तो इसके लिए क्या ले लोगे, दो मात्रा ले लोगे, है ना। उसके बाद यह के लिए एक मात्रा, ता के लिए दो मात्रा। क्लियर है। अब इसमें मैंने कोई भी चीज़ आपको सिंपल तरीके से ना बताया कि कोई ले लेता सिंपल से उदाहरण और आपको समझा देता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नगरो भी अब आसानी समझ में आ रहा होगा। ने के गे, जब नगरो लिखोगे, क्या लिखोगे आप, नगरो लिखो, ठीक है, क्या लिखो, नगरो लिखो। तो अब जब इसे देखोगे तो ये वास्तव में क्या है, ये नगरो, ये गे आधा है, क्या है, ये गे आधा है, रे पूरा है, तो नगरो इस तरीके से क्या है, ये नगरो। तो अब ये गे आधा आ रहा है, तो गे आधा आ रहा है, तो इसलिए क्या ले लोगे, दो मात्रा ले लोगे, किस पे, गे पे, ठीक है। अब उसके बाद गे ओ, तो ये बड़ा ओ आ रहा है, तो यानी ये क्या होगा, दीर्घ होगा, तो इसके लिए कितनी मात्रा लगा दी, दो लगा दी। क्लियर है। नेक्स्ट समझो, ने के लिए एक मात्रा आ जाएगी। उसके बाद ये क्षुदित हो, क्या है, ये आपका, इसके लिए छऊ के लिए एक मात्रा ले लोगे, छोटा हुआ रहा, दही छोटी मात्रा है इसलिए, तो तेओ बड़ा, इसके लिए कितने ले लोगे, दो मात्रा ले लोगे। केओ को बड़ा हुआ आ रहा है, तो इसके लिए कितने ले लोगे, दो मात्रा ले लोगे। छोटी आ रही है तो एक मात्रा। आधा से ऐसा कोई मतलब नहीं, काट दो। ये या के लिए दो मात्रा, छोटी आ रही है तो एक मात्रा, है के लिए एक मात्रा।
वर्धता। अब वर्धता पे वही बात आ रही है। इसके बाद याद देखोगे, जब आप ऐसे लिखोगे तो वर्धता ऐसे लिखोगे तो आधा रह आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दो मात्रा, धे के लिए एक मात्रा, ता के लिए दो मात्रा, सुख पे से छोटा हुआ रहा तो एक मात्रा, खे के लिए एक मात्रा, उसके बाद आधा नहीं आ रहा तो दो मात्रा, तय के लिए एक मात्रा, तय ई। देखो तय ई के बाद क्या लग रहा है, ये लग रहा है विसर्ग लग रहा है इस तरीके से, तो ये क्या, इसलिए इसकी इतनी मात्रा ले ली, दो मात्रा ले ली। क्लियर है। अब जितने भी मात्रा से रिलेटेड है मैंने सब चीज़ एक एक आपको अच्छे से क्लियर करा दी। ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी इसमें ऐसा शेष नहीं बचता जो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आप पे मात्रा गिननी आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, पीछे करके देख लेना, 2x पे लगा के जल्दी जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है। अगर आपने मात्रा समझ ली होगी तो अब सब चीज़ आपके आसानी से क्लियर होते हुए चलेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मात्रिक छंद के भेद देखो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मात्रिक छंद के भेद कितने होते हैं। पूछ लेता है कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना कितने हैं, 3 है। अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब इनका क्या मतलब है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, कि जिसमें पहला और तीसरा चरण क्या होता है, एक समान होता है। जिसमें अर्ध सममात्रिक छंद का क्या मतलब होता है, जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान होता है तथा दूसरा और चौथा चरण उनसे अलग होता है। मतलब क्या, पहला और तीसरा एक समान होगा, दूसरा और चौथा उनसे अलग होगा। ठीक है, लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें प्रमुख क्या है, अगर आप इसमें देखो दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला, तो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, या कौन सा प्रकार है, तो आपको चारों के चारों याद रखने हैं, दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और अर्धसम्मात्रिक छंद में पूछ लेता है कि जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान होता है, दूसरा और चौथा अलग होता है, वो कौन सा छंद होता है, तो वो आपका अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम इन दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला इनको क्लियर करते हुए चलते हैं। पेपर के हिसाब से बताऊं तो पूछ लेता है कि दोहे में कितनी मात्रा होती है, तो दोहे के लिए पूछ लेगा कितना, 13 और 11 का जो पेयर होता है वो आपका दोहे का होता है। अब 13 11 से क्या मतलब है, इस बात को क्लियर करते हुए चलते। देखो दोहे के 4 चरण होते, कितने होते, 4 चरण। चरण मैंने बता दी, जहाँ पर कोमा लग रहा हो एक, फिर उसके बाद दूसरा, यानी एक पंक्ति में आपने क्या देखे थे, 2 चरण देखे थे, जब मैंने शुरू में बताया था आपको। इसके विषम चरणों प्रथम तथा तृतीय में, प्रथम तथा तृतीय में ध्यान रखना, प्रथम तथा तृतीय में क्या होता है, 13 13 मात्रा, और समचरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में 11 11 मात्राएं होती है। यानी अगर आप इसके पहले और तीसरे चरण की बात करो तो 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण की बात करो तो कितने, 11 11 मात्राएं होती हैं। समचरणों के अंत में एक गुरु, ध्यान देना, समचरणों के अंत में क्या हो जाएगा, एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। यानी एक गुरु और एक लघु का होना आवश्यक है, किसमें, समचरण। समचरण मतलब दूसरे और चौथे चरण में, अर्थात अंत में क्या होता है, लघु होता है। अब समझो ये बात जो मैंने इतनी बड़ी बताई, आप एक कहानी सुनाई है, इस बात से क्या मतलब है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहले क्या होगा, आपका एक चरण होगा, ये दूसरा चरण होगा, ये तीसरा चरण होगा और ये चौथा चरण होगा। उसके बाद इसने दूसरी बात कही कि पहले और तीसरे में क्या होना चाहिए, पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो ये क्या होगा मेरा, ये पहला हो गया मेरा, ये क्या होगा मेरे यहाँ से यहाँ तक, ये पहला हो गया, ये मेरा तीसरा हो गया। दोनों बात समझ में आ गई होगी आपके। तो अगर मैं इसमें देखो पहले और तीसरे में क्या कह रहा है, ये एक एक मात्रा कह रहा था। इस बात से क्या मतलब है, एक एक मात्रा का, सॉरी 13 13 मात्राएं कह रहा था। 13 13 मात्राएं का क्या मतलब है, देखो पहले मैं इन दोनों को समझता हूँ, पहला और तीसरा। अगर देखो मेरी पे देखो आप, मेरी पे क्या आ रही है, एक ही मात्रा, चाहे 2 मात्रा हो जाएगी, री पे बड़ी आ रही है 2 मात्रा हो जाएगी, भय भव, भव पे क्या हो जाएगी, एक एक मात्रा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बांधा, बांधा में आ रहा 2 मात्रा, धा पे आगे आ रहा है 2 मात्रा, है के लिए 1 मात्रा, रो के लिए 2 मात्रा। मात्रा के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। अब इनकी काउंटिंग करो, मेरी बहु बांधा रो, ये एक चरण है, तो 2 2 4 2 6 6 4 10 10 और 3 13 13 हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जातन की, या अभी भूसना है भाई, जातन की झाई पड़े, जातन की झाई पड़े कि देखो ये तीसरा वाला था। जा के लिए 2 मात्रा, तय न तन, तन के लिए कितना हो जाएगा, 1 मात्रा। जा के लिए 2 मात्रा, तय न तन, तन के लिए 1 मात्रा। उसके बाद की के लिए क्या हो जाएगी, कई बड़ी है तो 2 मात्रा, झा, झा के लिए 2 मात्रा, बड़ी के लिए 2 मात्रा, पे के लिए 1 मात्रा, डे के लिए 2 मात्रा। ठीक है, अब इसमें भी आप गिनती कर लो तो कितनी हो जाएगी, 2 2 4 4 4 और 6 10 10 और 3 13, कितनी होगी, 13 होगी। तो पहले और तीसरे में कितनी होगी, 13 13 मात्राएं होगी। उसके बाद राधा पे देखो, रा के लिए 2 मात्रा, धा के लिए 2 मात्रा, ना के लिए 2 मात्रा, गे पे 1 मात्रा, री के लिए छोटी आ रही तो 1 मात्रा, सेव 2 मात्रा, ये के लिए 1 मात्रा। तो ये भी 11 होगी और इसमें भी कितनी होगी, 11 होगी। तो वही बात कह रहा था, अगर मैं इसमें देखूँ तो क्या हो रहा, 13 11 13 11। तो 13 11 पहले आपने क्या देखा कि दोहे के लिए कितना बैठेगा, 13 11 मात्रा बैठेगी, प्लस पहले और तीसरे में
दूसरे और चौथे में, पहले तीसरे में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे में क्या होगा 11-11 मात्रा होगा। तो यही बस आपको देखना है। हालांकि पेपर में ये भी पूछा गया है कि दोहे में कितनी मात्रा है, तो 13-11 का पेयर होता है, पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11 मात्रा। और इस तरीके से आप गिन लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। यही उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप 13-11 का देख लो तो आप बिगड़ सोचे समझे क्या लगा दोगे, वहाँ पर क्या लगा दोगे, दोहा लगा दोगे। 13-11 पहले तीसरे में देख लो 13-13, दूसरे चौथे में देख लो क्या हो जाएगा आपका 11-11 मात्रा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। अब उसके बाद इसी से अगर आपको दोहा समझ में आ गएगा तो आपका सोरठा समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा आपका, सोरठा समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। पेपर में पूछा भी जाता है कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो ये भी क्या है, एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। क्या है ये, अर्धसम्मात्रिक। अब सोरठा के बारे में समझते हैं, क्या ये अर्धसम्मात्रिक छंद है। दोहे का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। इसके विषम चरण, इसके विषम चरण कौन से, पहले तीसरे। जब भी मैं विषम चरण की बात करूँगा तो पहला और तीसरा में कितनी 11 मात्राएं, सम चरणों में कितनी हो जाएगी 13 मात्राएं होती है विषम चरणों के अंत में। अब देखो विषम चरणों के अंत में क्या होता है, एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है, एक गुरु और एक लघु का। ठीक है, यानी पहले और तीसरे में क्या है, यानी विषम चरण मतलब पहले और तीसरे में क्या हो जाएगा, एक गुरु और एक लघु का होना आवश्यक है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आपको देखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे तो एक चीज़ एक में और मिलेगी आपको ये बात। तो इसमें ध्यान रखना, इसका जो पहला और तीसरा चरण है उसमें क्या मिल जाएगा, एक गुरु। गुरु का मतलब 2 मात्रा और लघु का मतलब 1 मात्रा। यानी ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा गुरु और ये होता है मेरा लघु, इस तरीके से। तो अंत में क्या मिलेगा, पहले तीसरे में मिलेगा गुरु और लघु मिलेंगे आपको। अब समझो कैसे मिलेंगे, सुनी केवट के बहन। अब बहन पे आ जाओ, खाली ये सब मात्रा लगा लोगे तुम। उसके बाद बहन पे देखो 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा। तो अब इसी इसमें आ जाओ, तीसरा वाला ये हो जाएगा तीसरा। अब एन पर 2 मात्रा, इस तो बिल्कुल मैचिंग मिल रही है, नहीं मिल रही। तो एक लास्ट में क्या मिल रहा है, एक गुरु और एक लघु। तो इस तरीके से विषम चरणों में क्या हो जाएगा, अंत में एक गुरु और एक लघु का होना आवश्यक है। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, तो आपको बस यही चीज़ का ध्यान देना। जैसा आपने इसमें क्या देखा था, उसमें देखा था आपने दोहे में क्या देखा था, अंत में एक गुरु और एक लघु का आना आवश्यक है। तो देखो अंत में क्या देख रहे हो आप, इसमें अंत में देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इसमें अंत में देख रहे हो कि एक गुरु और एक लघु। उसमें क्या देख रहे हो, उसमें आप विषम में देख रहे हो। उसमें क्या देख रहे हो आप, विषम में देख रहे हो। इसमें सम में देखा था दोहे में, और सोरठा में क्या देखोगे आप, विषम में देखोगे। क्लियर है, एक बार देख लोगे तो अच्छे से आपकी सारी चीज़ ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने इसमें देखा और इसमें देखा, एक गुरु का और एक लघु का। ठीक है, 11-13 मात्राएं देखनी है। इसमें विषम में 11-11 और सम में 13-13, उसमें 13-13 विषम में और 11-11 सम में। ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बरवे छंद। बरवे छंद, अब बरवे छंद में कितनी मात्रा होती है, 12 और 7। कितनी, 12 और 7। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है 12-7 का, बरवे कैसा है, एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। कैसा है ये, पहली बात तो ये समझने की एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, जिसके विषम चरण। अर्धसम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आधे तक जो आधा एक पेरा एक से बैठ रहा है और आधा एक से बैठा, यानी सम में एक मात्रा आ रही है और विषम में एक मात्रा आ रही है। इस तरीके से अर्धसम बोला गया। विषम चरण यानी प्रथम तृतीय, इसके विषम चरण प्रथम तृतीय में कितनी 12 मात्रा, तथा सम चरणों में क्या होता है 7 मात्राएं रखने का विधान है। वही बात है, बिल्कुल उस तरीके से समझनी है। जैसे इसका उदाहरण देखो, प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाइए। अब इसमें उदाहरण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल ये अगर मात्रा गिननी आती है तो आप आसानी से कर दोगे। जैसे प्रेम के लिए कितनी लगाई, 2 मात्रा, प्रिय के लिए 2 मात्रा, मैं के लिए 1 मात्रा, प्री के लिए 2 मात्रा, ती पे छोटी क्या आ रही है 1 मात्रा, को के लिए 2 मात्रा, बी पे छोटी मात्रा आ रही है तो 1 मात्रा, रे के लिए 1 मात्रा, वा के लिए 2 मात्रा। तो इसमें काउंट करो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 2 12, कितनी होगी पहले, इसमें पहले चरण में कितनी होगी 12 मात्रा होगी। उसके बाद इसमें गिनो 2 और 1 3, 3 और कितनी हो जाएगी 7 होगी, 4 3 7 होगी। ठीक है, मात्रा लगाई लोगे ना, चे पे 1 मात्रा, ले के लिए 2 मात्रा, ले के लिए 1 मात्रा, गा के लिए 2 मात्रा, छोटी के लिए 1 मात्रा। तो 12-7 को बनेगा। पहली बात तो 12-7 देखते ही आप लगा दोगे क्या है इसमें, 12-7 का जो देखो तो आप लगा दोगे बरवे छंद है। क्या है, बरवे छंद है। और वैसे समझ में आता, फिर इसके चरण ने देख लो, अगर ज़्यादा जाना है तो आप 12-7 पे क्या लगा दोगे, आपका बरवे छंद लगा दोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक चीज़ आपने दोहे में क्या देखा, आपने देखा 11-13, उसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कौन सा, आपने देखा सोरठा। सोरठा में देखा आपने 11-13 और दोहे में क्या देखा था 13-11। ठीक है ना, शायद उल्टा कर दिया मैंने ना। ठीक है, दोहे में क्या देखोगे 13-11 और सोरठा में क्या देखोगे 11-13 और इसमें क्या देखोगे 12-7। ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर में जो यूपी कांस्टेबल में पूछे गए अधिकतर ये पूछे गए हैं कि बरवे छंद में मात्राओं कितनी कितनी होती है। तो 12-7 का पेयर होता, पूछ लेता कि इसके विषम में और सम में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब आओ नेक्स्ट है हमारा उलाला।
कौन सा? उलाला। उलाला में क्या देखोगे आप? 13-13 देख लोगे या 15-13 देख लोगे, दोनों ही मिल सकती है आपको। 13-13 यानी 26 और 15-13 यानी 28। या तो टोटल एक लाइन में कितनी मिल जाएगी? 26, या एक लाइन में कितनी मिल जाएगी? 28। क्लियर है? अब इसमें देखो उलाला में क्या समझना है आपको? उलाला, उलाल तथा उलाला दो अलग अलग छंद है। क्या है? उलाल तथा उलाला क्या है? दो अलग अलग छंद है। उलाला 13-13 मात्राओं के 2 समचरणों का छंद है। ठीक है, उलाला 13-13 मात्राओं के 2 समचरणों का छंद है। जबकि जो जहाँ 15-13 आ रही है उसे बोलते हैं उलाल। क्या बोलते हैं? उलाल। मात्राओं का विषम चरणी छंद है। तो उलाल क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक, यानी पहले में 15 और दूसरे में 13। लेकिन उलाला में क्या हो जाएगा? दोनों में 13-13 हो जाएगी। क्लियर है बात? इन्हें एक छंद को 2 भाग मानते हैं, इन्हें एक ही छंद के क्या मानते हैं? 2 भाग मानते हैं। इसलिए उलाला को उलाल है और अलग करके नहीं देखते, किस में देख लेते हैं? उलाला में ही देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि इन्हें एक छंद के 2 भाग मानते हैं, इस वजह से। क्लियर है? अब इसमें भी ऐसी काउंटिंग कर लोगे आप। राष्ट्र हितैषी धन्य है निर्वाह औचित्य को, तो राष्ट्र में देख लिया आपने, रे आ रा में 2 मात्रा देख ली। और उसके बाद ये नीचे ट्रे लग रही, मैंने बताती ये कौन सी होती है? ये बड़ी मात्रा रे होती है, तो इस वजह से ये आधी नहीं है, तो इस पर 1 मात्रा हो जाएगी। हितैषी में कितनी देख लोगे? ये मात्रा देख लिया आपने, धन्य में भी। अब मात्रा तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, अगर नहीं कोई बात समझ में आई तो मुझे कमेंट में बता देना, ये हमारी बात समझ में नहीं आई है भैया। तो ये आपने गिन लिया। अब मात्रा गिन लो, 2 और 1 3, 3 और 5 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 12 13 कितनी होगी? 13 होगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये कितनी होगी? 6 4 10, 10 और 2 12 13, तो 13-13 होगी। तो 13-13 होने पर सीधी सीधी लगा दो, कौन सा हो जाएगा आपका? उलाला हो जाएगा। क्लियर है कि कौन सा हो जाएगा? उलाला हो जाएगा। तो कहीं पे आपको क्या मिल जाएगा? 13-13 मिल जाएगी, और कहीं पर आपको 15-13 मिल जाएगी। तो क्लियर है? तो 15-13 लगाओ, या क्या लगाओगे? 13-13 लगा दो, तो आप क्या लगा दोगे? उलाला लगा दोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके आसानी से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब तक बस मैंने आपको क्या बताया? मात्रा बताइए। मात्रान पर अगर आपने मात्रा सीख ली होगी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये चारों चीज़ आपकी समझ में आएगी। पहले मैंने बताया क्या भाई? क्या देख ला? 13-11 देख ले, क्या होगा? दोहा। दोहे का उल्टा 11-13 क्या हो जाएगा? सोटा। 12-7, 12-7 पे क्या देख लोगे? बरवे देख लो। क्या देख लोगे? बरवे देख लोगे। उसके बाद मैंने क्या बताया? 13-13, 13-13 पे क्या देख लोगे आप? 13-13 या 15-13, क्या कहूँ? 15-13 क्या देख रहे हो? उलाला या उलाल, एक ही बात है। तो इस पर क्या देख लोगे? उलाला देख लोगे। क्लियर होगी बात? उसके बाद सम मैंने बता दिया, सम कौन से बोले, विषम कौन से बोले। सम का मतलब हो रहा है दूसरा चौथा, और विषम का मतलब होता है पहला और तीसरा। क्लियर है बात? ठीक है, अब यहाँ तक ये जो आपका क्या था? सम्मात्रिक छंद था, वो अर्ध सम्मात्रिक छंद आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद में मैंने आपको 4 बताए, चारों के बारे में मैंने बता दिया किसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है, कैसे कैसे मात्राएं गिननी है। अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद में क्या देखना है आपको? सम्मात्रिक छंद में आपको ध्यान रखना, जैसे उसमें क्या बोल रहा, अर्धसम बोला गया था, यानी आधे में 1 मात्रा बैठी है। जैसे 13 पहले तीसरे में 13-13, और ऐसे उसमें अगले में जो सम थे उसमें 11-11, यानी आधे में आधा समय है ना, आधा समय, तो इसलिए क्या बोला गया? अर्धसम। लेकिन ये क्या? सम्मात्रिक छंद है। क्या है? सम्मात्रिक। तो इसकी परिभाषा से पता चले, जहाँ पर छंद में सभी चरण क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सम्मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखो इसमें अगर मैंने टोटल यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, अगर आपसे पेपर में ज़्यादा भी पूछने लगा किसी में, तो अहीर में कितने होती है? 11 होती है, 11-11 होती है, और उसमें तोमर में 12, मानव में 14, चौपाई में 15, पदरी पद्धतिका अरिल चौपाई में कितने होते हैं? 16, रोला दिक्पात रूपमाला कितनी होती है? 24 होते हैं, गीतिका में 26, उसके बाद सरसी में 27, हरी गीतिका में 28, तांडक में 30, वीर और आला में कितनी होती है? 31 होती है। इनको आप एक बार याद कर लोगे, ठीक है, अगर ज़्यादा ही डीपली है। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट देखो पेपर के हिसाब से, जो अब तक आपके पेपर में पूछी गई है, तो चौपाई में कितनी है? चौपाई आई है, रोला पूछा है, और गीतिका और हरी गीतिका, इनमें आपको ध्यान रखना। चौपाई में कितनी होती है? 16-16 मात्राएं होती है, रोला में 24-24, गीतिका में 24, ठीक है, और हरी गीतिका में कितनी होती है आपकी? 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। अब मैंने 2 जगह आपको 24-24 बता दी। कहाँ पर बता दी? एक तो मैंने आपको क्या बताया? गीतिका में कितनी बताई है मैंने आपको? गीतिका में यहाँ पर गलत हो गई है। गीतिका में आप क्या कर लेना? इसमें 26 कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 24 लिख दिया मैंने, इसको काट के क्या कर लेना आप? 26 कर लेना, ठीक है। गीतिका में 26, और हरी गीतिका में कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर शायद मैंने लिख भी रखा, ये लिख रखा मैंने, गीतिका में कितनी है? 26 है, और हरी गीतिका में कितनी है? 28 है। तो इसको आपको यहाँ पर सही कर लेना इसको। ये बस आपको ये चीज़ ध्यान देखना, इनको हम समझते हुए चलेंगे, गीतिका हरी गीतिका इसमें, ठीक है। अब आओ चौपाई, पहली चीज़ करते हैं चौपाई शुरू, ठीक है। चौपाई का क्या मतलब है? देखो चौपाई क्या होते हैं? चौपाई के 4 चरण होने के कारण से क्या कहते हैं? चौपाई नाम मिला। 4 चरण होने के कारण क्या मिला? चौपाई नाम मिला। यह एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक में सब में बराबर बराबर मात्राएं हैं, जिसमें कितनी होती है? 2 पंक्तियाँ होती है। प्रत्येक पद में कितने होते हैं? 2 चरण होते हैं प्रत्येक पद में, यानी कितने होते हैं? पद मतलब लाइन होगी, वो पद
कितने होते हैं, 2 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होता है, 16-16 मात्राएं कितनी होती हैं, और प्रत्येक पद में कितनी हो जाएगी, मात्राएं। भाई एक पद में दो चरण हो गए, तो एक चरण में कितनी है, 16 मात्राएं, तो दोनों चरण में मिलकर कितनी हो जाएगी, दोनों चरण में मिलकर हो जाएगी 32 हो जाएगी, 16 दूनी 32। तो इस तरीके से पूरे पद में कितनी हो जाएगी, 32 मात्रा हो जाएगी। क्लियर है। जैसे समझो ये पूरा का पूरा एक चरण होगा, ये पूरा का पूरा एक चरण होगा, और ये पूरी की पूरी क्या होगा, एक पद होगा। अब आगे पद और चरण समझ में, हालांकि मैंने शुरू में ही बता दिए थे। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो जय के ऊपर जय के लिए एक मात्रा, ये के लिए एक मात्रा, है के लिए एक मात्रा, ने पे छोटी यू की मात्रा आ रही है तो एक मात्रा, मैं मारा तो 2 मात्रा है ना। बड़े मैंने बताया ना दीर्घ स्वर के लिए कितने लोगे, 2 मात्रा, ने के लिए एक मात्रा, ज्ञा के लिए 2 मात्रा, ने के लिए एक मात्रा, गे छोटा हुआ रहा एक मात्रा, ने के लिए एक मात्रा, सया 2 मात्रा, गे के लिए एक मात्रा, रे के लिए एक मात्रा। इसी तरीके से इन सब पे आप मात्रा लगा दी। ठीक है, तो इनमें काउंट कर लो। देखो 2 4 2 6 1 7 3 10 10 और 3 13 13 14 15 और 16 कितनी होगी, 16 होगी। आगे बात समझ में नहीं आ रही, देखो 2 यहाँ होगी, 2 यहाँ होगी, 4 4 और 2 6 6 और 1 7 7 3 10 10 और 2 12 12 और 3 कितनी हो जाएगी, 12 और 3 12 और 4 कितनी हो जाएगी, 12 2 है ना, ये 12 और 4 16 कितनी होगी, 16 होगी। तो 16 यहाँ की होगी और 16 ही यहाँ की होगी, तो 16 मात्राएं होगी, तो कौन सी हो जाएगी, हमारी चौपाई हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी पूरे पद में, 32 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चौपाई का उदाहरण होगी। जिसके बल पर वो खड़ा समाज रहती है सुचिता की लाज, उनका ऋण उनका त्राण न करना खेद है अपने ही मूलोच्छेद। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी चौपाई हो जाएगी। आप सीधी सीधी गिन लोगे, 16 मात्रा आ रही तो क्या कर दोगे, चौपाई कर दोगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। चौपाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है अधिकतर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 16 मात्राएं हैं। ठीक है, और टोटल एक पद में कितनी हो जाएगी, 32 मात्रा। नेक्स्ट आओ रौला, क्या हो जाएगा, रौला। रौला में क्या होती है, रौला में आपकी 24 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 24 मात्राएं। ये क्या है, यह एक सम्मात्रिक छंद है। क्या है, ये एक सम्मात्रिक छंद है। क्यों सम्मात्रिक छंद है, इसे किसी वजह से बोल रहे हैं। ये 11वीं और 13वीं मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है, अर्थात विराम होता है। इसकी 11वीं और 13वीं मात्रा में क्या आती है, यति आती है। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर क्या आएगी, यति आएगी। इसका ध्यान ये रखना, अर्थात विराम होता है। मतलब क्या है, जैसे देखो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। यानी देखो नीलांबर में देख रहे हो 2 मात्रा, ले आप 2 मात्रा, उसके बाद बे के लिए एक मात्रा, रे के लिए एक मात्रा। परिधान पे पे के लिए एक मात्रा, रे के लिए रे छोटी है तो एक मात्रा, ध्या के लिए 2 मात्रा, ने के लिए एक मात्रा। तो कितनी होगी, 2 और 2 4 4 2 6 6 और 2 8 8 और 3 11। तो 11 पाए के क्या लिया आपने, 11वीं मात्रा पाए के यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्या लिया, विराम लिया। उसके बाद यहाँ पे भी ये हो गया पूरा। ठीक है, उसके बाद 13वीं मात्रा पे, तो इस वजह से इसमें काउंट कर लोगे कितनी आ रही है, 24 मात्राएं आ रही है। क्या आ रही है इसमें, 24 मात्राएं आ रही है। लेकिन अब आप कहोगे भैया 11 और 13 तो आपने मुझे किसमें बताई थी, सोरठा में बताई थी। किसमें बताई थी, सोरठा में बताई थी। तो वो बात मैं आपको समझाऊंगा कि रोला में और सोरठा में क्या अंतर है। अभी फिलहाल बस आप इतना समझो, उसके बाद मैं दोनों को गैल करके बताऊंगा दोनों में क्या अंतर है। देखो नेक्स्ट है सूर्य चंद्र युगम गुट। ये सब में क्या है, 24 मात्रा है। कितनी है, 24। ठीक है, तो इन सब के आप देख लो, 11 13 पाके विराम आ रहा है। ठीक है, आप देखो रौला छंद में क्या होता है, रौला छंद के 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। लेकिन रूपमाला में क्या होता है, 14 10 के विराम से। अब रूपमाला में कितनी है, 24 है। तो रूपमाला में कितने पे देखोगे आप, 14 10 के बाद विराम देखोगे। इसमें कितने पे देख रहे हो, 11 13 पे, लेकिन उसमें कितने देखोगे, 14 10 में देखोगे रूपमाला में। दिक्पाल में भी आप कितने देख रहे हो, 24 देख रहे हो। तो वहाँ में क्या हो जाएगा, 12 12 के विराम से। कितने के से, 12 12 के से 24 मात्राओं पर लगेगी जाकर। तो देख लिया आपने, रौला में 11 13 पर, रूपमाला में 14 10 के उस पर देखोगे, और दिक्पाल में 12 12 के विराम से देखोगे। ठीक है, अब आ जाओ रौला और सोरठा छंद में अंतर बता दूं मैं यहाँ पे, कि अगर आप कहोगे भाई 11 13 का उसमें बताया था और 11 13 का आप इसमें बता रहे हो, तो समझ लो क्या बात है, दोनों में अंतर क्या है। देखो रौला और सोरठा छंद में अंतर बता दूं आप में। मैंने जब सोरठा में बताया था, मैंने कहा कि इसके जो विषम है, विषम में आप क्या देखोगे, अंत में गुरु और लघु का आता है, वो देखो किसको देखोगे, गुरु और लघु का देखो किसमें, सोरठा में। देखो सोरठा छंद के विषम चरणों में, सोरठा छंद के विषम चरणों के अंत में क्या देखोगे, एक गुरु और एक लघु मात्रा होना आवश्यक है। क्या है, एक गुरु और एक लघु का होना आवश्यक है पहले और तीसरे चरण में। ठीक है, बात आगे होगी समझ में। अब इसके कारण सोरठा के विषम चरणों में क्या होगा, तुक मिलता हुआ दिखेगा आपको, ले मिलती हुई दिखेगी, ऐसा ना कि कुछ हो आ जाएगा। इसके अलावा रौला छंद के समचरणों में क्या मिलेगा, तुक मिलना अनिवार्य है। तो आपको ध्यान देना कि अगर रौला है तो उसके किस में, सम में मिलेगी तुक, और अगर सोरठा है तो उसके किस में मिलेगी, तुक विषम में मिलेगी। आगे बात हम जैसे देखो, जैसे मैं कहूँ बैन, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, बैन, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, एन, तो दोनों में तुक मिल रही है, बैन एन। तो इस तरीके से यहाँ पर तुक मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विषम में मिल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ त्यागो,
भागो, तो यहाँ पर किस में मिल रही है, इन दोनों में मिल रही है, यानी समचरण में मिल रही है। समचरणों के अंत में जाकर तुक मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका रोला हो जाएगा। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है, इसी से आप क्वेश्चन को पकड़ जाओगे। उसमें तुक को ध्यान रखना पहले तीसरे पे, मतलब उससे मतलब सोठा में। लेकिन अगर रोला आ रहा तो रोला में क्या देखोगा, पहले और चौथे के लास्ट में देख लो कि क्या तुक मिलती हुई। क्लियर होगी बात। यानी प्रश्न का उत्तर देते समय दोनों को नियम को एक साथ लगा दोगे ना, जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो उस समय दोनों नियम ने लगा दो कि कौन से मतलब तुक मिल रही है। तुक देख लोगे, जो अगर पहले तीसरे में तुक मिल रही है तो सोठा लगा दोगे, और अगर लास्ट यानी दूसरे चौथे में मिल रही है तो आप क्या कर दोगे, उसमें आप उसमें रोला लगा दोगे। क्लियर होगी दोनों बात आगे होगी। अब 11-13 वाली समझ में, उसमें क्या देख रहे हो आप, सोठा में पहले और तीसरे में क्या देख रहे हो, गुरु और लघु को आते हुए देखोगे। ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, आपको मैंने तुक वाली बात बताई। ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको कभी भी। अब आ जाओ गीतिका। क्या आती है, गीतिका। गीतिका में कितनी होती है आपकी, गीतिका में आपकी 26 मात्राएं होती है। कितनी होती है, वहाँ मैंने शायद 24 बताया, उसको काट के 26 कर लेना। ठीक है। गीतिका में कितनी होती है, 26 मात्राएं होती है। इसमें 14 और 12 पर, कितने पर, 14 और 12 पर यति तथा अंत में लघु गुरु आवश्यक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यही कह रहा हूँ कि अंत में गुरु लघु गुरु आना आवश्यक है। तो इसमें इसी बात का ध्यान रखना है, किसका, कि इसमें लघु गुरु का आना आवश्यक है। देखो इसमें कभी कभी यति शब्द की पूर्णता के आधार पर 12-14 पर भी आ पड़ती है, लेकिन क्या होता है इसमें कभी कभी यति शब्द की पूर्णता के आधार पर, यति शब्द की पूर्णता के आधार पर क्या होता है 12-14 पर भी आ पड़ती है। तो इसमें जो है ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी क्या लेता है 14-12 के बाद भी क्या आ जाती है, यति ले जानी पड़ती है, मतलब वो कॉमा लगाना पड़ जाता है। ठीक है। जैसे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो अगर आप इसमें गिनोगे तो 14-14, इसमें कितनी आ रही है, 14 आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो इस तरीके से 14-12 का बन रहा है। ठीक है। आप देख लोगे सब में। ठीक है। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 24, 14, 12 के बाद आप अधिकतर देखोगे, आप 14-12 के देखोगे। और अगर आपकी ये बात भी पकड़ में ना आ रही तो आप क्या देख लो, अंत में लघु गुरु का हुआ तो देख लो, अंत में क्या देख लो, लघु गुरु। तो इस पर क्या रहा है अंत में, ये देखो यहाँ पे अंत में क्या देख रहे हो आप, अंत में देखो ये वाले पे क्या आ रहा है, लघु गुरु। ठीक है। इसमें क्या देख रहे हो, लघु गुरु। इसमें देख रहे हो लघु गुरु, लघु गुरु। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। और बाकी क्या देख रहे हो, 14-12 देख रहे हो, 14-12 देख रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये ध्यान तक करने ही पड़ेंगे आपको। लेकिन सिंपल अगर तरीके से बताऊं तो अब तक जो है अर्थसम से यही पूछा गया कि अधिकतर मात्रा ही पूछी गई है अभी तक। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो मात्रा ही पूछ लेता है, लेकिन कभी कोई उदाहरण दे दिया जब पूछ लेगा तो आपको फिर अपना ये दिमाग लगाना है। क्लियर होगी। अब आते हैं हरि गीतिका पर। किस पे, हरि गीतिका पर। अब इसका क्या मतलब हो रहा है हरि गीतिका का, हरि गीतिका 4 चरणों वाले एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 के विराम पे क्या होती है, 28 मात्राएं होती है। अंत में लघु गुरु का आना अनिवार्य है। इसमें भी अंत में लघु गुरु का आना अनिवार्य है। अधिकांशतः यह छंद ईश वंदना में प्रयोग करा जाता है, मतलब जो आप स्कूल में प्रार्थना पढ़ते आए हो उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है ये अधिकतर। ठीक है। जैसे कि इसके उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे मैं कहूँ भूगोद जिसकी वह यशोमति दे रहा हरि मान है, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है। इस तरीके से मुरली अदर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ईश वंदना के लिए, यानी जो आपका इष्ट देव है उसकी वंदना के लिए ये करा जाता है इसका प्रयोग। अब इसमें क्या देखोगे आप, इसमें जो मैंने बताया आपको 16-12 के विराम से 28 मात्राएं बताई है। इस बात का क्या मतलब है, देखो समझो। यहाँ पे एक विराम आ रहा है, इसमें कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है एक विराम यहाँ पे, तो एक विराम उसके बाद यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो अब इसमें आप देखोगे इसमें कितनी मात्रा देखोगे, इसकी काउंटिंग करो कितनी है, ये 16 है, और यहाँ पे देख रहे हो आप 12, तो कितना होगा 16-12 का पेयर किसमें बैठता है आपका, हरि गीतिका में बैठेगा। तो हरि गीतिका में आपको क्या याद रखना, 16-12 का पेयर, 16-12 मतलब टोटल कितनी मात्रा हो जाएगी, 28 हो जाएगी। क्लियर है, बस इतना ही ध्यान रखना। और अंत में क्या देखोगे, लघु गुरु। देखो अंत में क्या देखोगे, किसमें, अंत में लघु गुरु का आना अनिवार्य है। ठीक है। अंत में लघु गुरु का आना अनिवार्य है। ठीक है। देख लो सब में देख लो लघु गुरु मिलेगा आपको। क्लियर है। अब देखो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैंने अगर मैं पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल के बता दूं आपको, तो पेपर के हिसाब से अब तक जो आपके पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि भाई दोहे में कितनी है 13-11, सोठा में 11-13, बरुए में 12-7, उलाला में 13-13, 15-13, चौपाई में 16, रोला में 11-13, हरि गीतिका में 14-12, हरि गीतिका में 16-12। उसके बाद अर्धसम के कौन से उदाहरण है, दोहा, सोरठे, बरुए, उलाला अर्धसम के। उसके बाद आपने ये गीतिका, हरि गीतिका, ये जितने भी देखे ये सब आपके किसके देखे थे आपने, ये सभी के सभी जितने भी उदाहरण देखे आपने ये सम्मात्रिक के छंद के देखे। उसके बाद मैंने बता दिया किसमें 14 के बाद तुक लेना, 12-14 के बाद लेना। इनको अगर आप एक अपनी कॉपी में लिख लोगे, 5 मिनट सोच लोगे, एक तरफ एक पर्चा से छोटे से में लिख दोगे, तो ये सारी चीज़ बस आपको यही मेन पॉइंट है, इन्हें क्लियर कर लोगे तो ये सब चीज़ आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ आपके एक एक चीज़ आती हुई समझ में जा रही हो। अब मैं इनको सबकी मिक्सअप करा दूँ वहाँ पर। देखो क्या मतलब है, देखो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल,
अली कली ही सोबंदिया आगे कौन हवाल। अगर आप इसमें देखोगे तो कितना देख रहे हो आप इसमें आप 13 11 देखो कितना हो जाएगा। नहीं के लिए, नए के लिए एक मात्रा, ही के लिए क्या हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, एक मात्रा दो मात्रा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 और 11 12 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितने होगी इसके लिए 13 होगी। क्लियर है या नहीं है। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप कितना देख रहे हो 13, और उसके बाद कोमा के बाद क्या देख रहे हो 11 देख रहे हो। तो एक तो चीज़ आपने ये देख ली 13 11, तो 13 11 क्या लगा दोगे आप, सीधा सीधा क्या लगा दोगे, दोहा लगा दोगे। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट समझो, किस छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। कितनी होती है 26 मात्राएं होती है, अर्थात 14 12 अथवा 12 14 पर जाती होती है, और 3 10 या 17 24वीं मात्राएं अनिवार्यतः लघु होती है। देखो ये गीतिका के लिए, अब गीतिका के लिए क्वेश्चन भी पूछा गया और यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया गया। ये वाली आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, अर्थात 14 12 अथवा 12 14 पर क्या होती है, यति होती है। एक बात तो ये, एक 3 10 17 24वीं मात्रा क्या होती है, अनिवार्यतः लघु होती है। तो लग क्या, ये किसके ध्यान कर लोगे आप, गीतिका के लिए ये बात याद कर लो कि तीसरी 10वीं 17वीं और 24वीं पे क्या होता है, लघु होता है। क्या होता है, लघु होता है। तो आपकी गीतिका क्लियर हो जाएगी अगर ज़्यादा ही डीपली जाना है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट समझो, रौला। रौला का मतलब क्या बताया मैंने, रौला का मतलब रोला रब्द कर दो, नहीं। देखो नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, अब इसका क्या मतलब है। देखो इसमें कितनी मात्रा देख रहे हैं आप, 2 2 4 4 और 4 8 8 2 10 और 1 11 12 13 14 14 और 5 कितनी हो जाएगी, ये होगी 14 5 19 19 20 21 22 23 24, तो कितनी होगी इसमें 24 होगी। कितनी हो जाएगी इसमें 24 हो जाएगी। तो आप क्या लगा दोगे, रौला लगा दोगे। लेकिन मैंने आपको रौला और दोनों मंत्र बता दिया था, तो उससे आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, उसमें कहाँ पे बताया था मैंने, अंत में लघु गुरु वाली जो बात बताई थी। ठीक है, दोनों मंत्र करके बताया था, उससे आप इसको आसानी से क्लियर समझ लोगे। ठीक है, ये प्रभु आनंद आता है, ज्ञान हमको दीजिए, आराम से आप मात्राएं काउंट कर लो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट समझो। अब आता है आपका विषम मात्रिक छंद। कौन सा, विषम मात्रिक छंद। अब मैंने आपको देखो कौन कौन से बता दिए, मैंने आपको अर्धसम बता दिया, सम बता दिया। अब आपका आता है विषम मात्रिक छंद। जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक हो वह दोनों अधिक चरण सामान्य हो। ठीक है, जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक हो, क्या हो, 2 चरण से अधिक हो वह दोनों अधिक चरण सामान्य हो, उसे क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके 2 उदाहरण कुंडलीय व छप्पे हैं। तो आपको विषम मात्रिक छंद में ध्यान रखना है कि कुंडलीय और छप्पे छंद। कौन से, कुंडलीय और छप्पे। यानी अगर आप इसके देखोगे 2 चरण अधिक व दोनों अधिक चरण सामान्य हो, यानी इससे क्या मतलब, जैसे कुंडलिया, एक उदाहरण इसका कुंडलिया लिया है, तो कुंडलिया में एक भाग तो आप दोहे को देखोगे, एक किसका देखोगे, रौला को देखोगे। क्या देखोगे, रौला को। तो पेपर में अधिकतर यही पूछा गया है कि भाई ये बताओ कुंडलिया में कौन किसका पेड़ होता था, दोहे और प्लस रोला का होता। पहले क्या होता, दोहा, फिर उसके बाद क्या होता, रौला होता। तो पेपर में तो खाली अभी तक इतना ही पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ भी ले आ गए तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। देखो क्या है, यह एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा, ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसकी प्रथम 2 पंक्तियाँ क्या होती है, दोहे की होती है, तथा अंतिम 4 पंक्तियाँ क्या होती है, रोला की होती है। आगे बात समझ में। तो टोटल कितनी पंक्ति देखोगे आप, 6 देखोगे। प्रथम 2 पंक्ति आप किसकी देखोगे, दोहे की देखोगे, और अंतिम 4 पंक्ति आप किसकी देखोगे, रोला की देखोगे। क्लियर होगी बात। टोटल मैंने 6 पंक्ति आपको बता दी। इस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है। इस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है। अब इस बात से क्या मतलब है, प्रथम और अंतिम से क्या मतलब है। देखो अब इसमें क्या है कि जैसे समय समय की बात है, समय समय का फेर, जहाँ देर है वहीं है, सच मानो अंधेर, सच मानो अंधेर मचा संसद में हुल्लड़, हर संसद का भोग पिला दो भर भर कुल्लड़। तो पहले हमें 2 लाइन देखो आप, समय समय की बात है, समय समय का फेर। अब इसमें पहले एक बात है कि जो प्रथम होता है शब्द वही अंतिम होता है। तो इसमें पहला समय आ रहा है और लास्ट में भी क्या आ रहा है, समय आ रहा है। तो अगर आप 6 पंक्ति देख रहे हो तो जो शुरू का शब्द मिला वही आपको लास्ट में मिला है, एक पहचान तो ये होगी। फिर उसके बाद आपको देखना है कि पहली 2 पंक्ति किसके, दोहे की, और अंतिम 4 पंक्ति किसके, रोला की। तो आप क्या लगा दोगे, उसमें सीधा कुंडलिया लगा दोगे। क्लियर हो गई होगी बात। उसके बाद इसमें क्या देखोगे, अगर आप दोहे तो देख रहे हो तो 13 11, और उसके बाद अगर रोला है तो क्या देख लोगे, 11 13 देख लोगे। आ रही होगी बात समझ में या नहीं आ रही, क्लियर है। तो बस इतनी ही बात आपको समझनी है। मात्रा गिननी मैंने आपको बता दिया। मैं इसमें ज़्यादा लंबा भाषण बताऊँ आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही 4 बात याद रखनी है। एक तो आपको दोहा की 2 पंक्ति और रौला की 4 पंक्ति, टोटल कितनी, 6 पंक्ति। 6 पंक्ति के बाद मैंने पहचान बता दी। अगर 6 की 6 पंक्ति आ रही है तो आप क्या कर दोगे, पहला शब्द देखो, जैसे इसमें समय आ रहा है और ख़त्म भी कहाँ पर हो रहा है, समय पे ही हो रहा है, तो दूसरी पहचान ये होगी इसकी। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि दोहा रौला मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से अगर मैं यहाँ पर उसके बारे में बताऊँ आपको। अब आओ छप्पे। छप्पे में क्या देखोगे, रौला और उलाला, रौला प्लस उलाला देखोगे। तो रौला के लिए क्या बताया मैंने, 11 13, और उलाला के लिए 13 13 या 15 13। ठीक है। अब इसमें भी क्या देखोगे, छप्पे भी क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है। तो आपने विषम मात्रिक छंद में 2 ही देखे, एक तो कुंडलिया और एक छप्पे है।
जिसमें प्रारंभ में रौरा के 4 चरण, रौला के क्या लेंगे 4 चरण, वे आखिरी के 2 चरण किसके होते हैं, उलाला के होते हैं। उलाला के 2 भेदों के कारण क्या होता है, छप्पे के 5वें छठे चरण में क्या होता है भाई, उलाला के 2 भाग बताए मैंने, तो 13-13 या 15-13। तो क्या हो जाएगा, जब 13-13 तो जब 26 मात्राएं बैठ जाएंगे, और जब 15-13 तो जब क्या ले लोगे आप 28 मात्राएं हो सकती है 5वें व छठे चरण में। 5वें छठे चरण से क्या मतलब है, क्योंकि अंतिम 2 पंक्ति किसकी मिलेगी, आपकी उलाला की मिलेगी। या तो उनमें 26 मात्राएं मिलेंगी टोटल, या 28 मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि उलाला क्या कहता है, उलाला के लिए मैंने 13-13 और 15-13 जब बताई थी वहाँ पे, इसमें 2 तरीके से होती है उलाल, जिसे हम उलाल बोलते हैं, उलाल को भी हम इसी का भाग मानते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैंने इसका उदाहरण दे दिया, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोला हो जाएगा, और अंतिम 2 पंक्ति ये सब किसकी हो जाएगी, आपकी उलाला की हो जाएगी। ठीक है, मात्रा मैंने सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई बता, एक चीज़ लिख कर दे रखी है, आप समझ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो वर्णिक छंद। अब क्या आता है हमारा, वर्णिक छंद आता है। ठीक है, अब वर्णिक छंद में मतलब समझो क्या होता है आपका, क्लियर हो गए होंगे आपको। अब तक जितना भी बताया पेपर के हिसाब से खाली अब तक 95% लगा लो, या 99% सिर्फ और सिर्फ इतने में से ही पूछा गया अब तक पेपर में। लेकिन फिर भी अगर पूछ लेगा तो उसके लिए भी हम तैयार है। ठीक है, तो अब इसमें समझो आगे क्या है, वर्णिक छंद का क्या मतलब होता है। वर्णिक छंद से मतलब है जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है। भाई मात्रा में क्या देखा था आपने, मात्रा के आधार पर देखा था। वर्णिक में क्या देखना, वर्णन का देखना है। अब इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ वर्ण देखने की, वर्ण कितने हैं, वर्णों की काउंटिंग करनी है, और बिगड़ दे के समझे लगा दोगे। वर्णों की गिनती सबसे आसान है, जब मैंने आपको क्या बताई थी, वर्णमाला पढ़ाई थी, वहाँ पर वर्ण गिनने मैंने आपको बताए थे, लेकिन फिर भी बता देंगे, कोई बात नहीं। जिन छंदों की रचना क्या होती है, वर्णों की गणना क्रम के आधार पर की जाती है। अब ऐसा तो ना, इसके लिए हमें रूल लगाना पड़ेगा। वर्ण के लिए सबसे आसान वर्ण ऐसे गिन लेंगे, देखो उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। छंद के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है साधारण, ठीक है, वर्णिक छंद, और एक दंडक। जब क्या हुआ है, जब आप देखोगे कि अगर मात्रा क्या बैठ रही है 1 से लेकर 26 के बीच में वर्ण बैठे, तो वो आपका आ जाएगा साधारण में, और जब 26 से ज़्यादा वर्ण बैठ जाएंगे तो आप किसे ले लोगे, दंडक में। बस ये पेपर में पूछी ना गई है, बस आपको ध्यान रखनी है। अब समझो, इसका प्रयोग आगे हम यूज करेंगे जब मैं आपको गण पढ़ाऊंगा, इस वजह से ये बताने और समझने बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे मैं कहूँ पंकज, क्या कहूँ मैं, पंकज में। अब तुम्हें पता स्वर के लिए आप क्या करते हैं, स्वर के लिए कभी भी आप वर्ण काउंटिंग नहीं करते। वर्ण जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, वर्णों के लिए होगा, जो व्यंजन है। ठीक है, जैसे पे एक वर्ण होगा, क एक वर्ण होगा, ज एक वर्ण होगा, तो किसमें कितने हो गए, 3 वर्ण हो गए। क्या हो गए, 3 वर्ण हो गए। अब कमलापति मारो, क होगा, मैं होगा, ले होगा। मैंने बताया था कि स्वर जो है हमारे, उनके लिए मैं वर्ण में काउंटिंग नहीं करूँगा, पे होगा, तय होगा। क्लियर है, तो टोटल कितने हो गए, 5 वर्ण। एक कभी भी आधे वर्ण को आप क्या नहीं, वर्ण नहीं मानोगे। जैसे ठीक है, आधे वर्ण को कभी भी आप वर्ण की काउंटिंग नहीं करोगे। तो इसमें देखो ये होगा और रे होगा, क्लियर, 2 हो गए। ठीक है, आधे की गिनती नहीं करोगे, क्लियर हो गई होगी। वर्ण गिनने आ गए होंगे। अब जैसे मैं प्रमाणिका में बोल दूँ कितने वर्ण, एक तो पे होगा, एक मैं होगा, और न होगा, क होगा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। कितने हो गए, इसमें 4 वर्ण हो गए। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये मैंने प्रमाणिका में बताया कितने वर्ण है। ठीक है, अब ये इनके बारे में आप समझो क्या है। अब जैसे हमने उनके पढ़े थे उदाहरण, जैसे कि अर्धसम के पढ़े थे कि भाई बरवे, उलाला, दोहा, सोरठा, इस तरीके से होते हैं। ऐसी वर्णिक छंद के भेद होते हैं। क्या होते हैं, भेद होते हैं। जैसे प्रमाणिका में कितने होते हैं, 8 वर्ण देखोगे आप। स्वागता, भुजंगी, सालनी, इंद्रवर्जा, उपनिषद क्या होगा, 11 वर्ण वाला देखोगे। वही चरणों में देखोगे या पद में देखोगे। वसंत में देखोगे 12 वर्ण, वसंतलिका में 14 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, मधुरकांता में 17 वर्ण, सवैया में 26 वर्ण, और कवित में या घनाक्षरी मनोहर में कितने देखोगे, 31 वर्ण देखोगे। ये सब चीज़ आप ध्यान कर लोगे। अब आपका वर्ण गिनना तो सबसे आसान है, वर्ण गिनने में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बस आपको याद करना है। तो क्या याद करना है, ये सब चीज़ याद करने की, प्रमाणिका में कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने वर्ण होते हैं, इसमें कितने होते हैं। क्लियर है। अब पहले हम, अभी आप इसे रहने दो, अभी आप इस चीज़ को तो हटा दो, इस वाले को हटा दो, इसे मैं अभी बाद में समझाऊंगा। पहले आप इन सब को समझते हुए चलो जो बाकी हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण लिया, बात बड़ी सरसते कहते बिहारी, बात बड़ी सरसते कहते बिहारी। अब इसमें वर्ण गिनो कितने, बे में 1, तय में 1, 2, बे डे 1, क्योंकि मैंने बताया था ये जो स्वर होते हैं उनके लिए हम मात्रा काउंटिंग नहीं करें, उनके लिए हम वर्ण में काउंटिंग नहीं करेंगे। से के लिए 1, रे के और से। ठीक है, थे होगा, वर्ण होगा, के वर्ण होगा, है होगा, तय होगा, बे होगा, है होगा और रे होगा। अब की बार मैं मात्रा काउंटिंग नहीं कर रहा, अब की बार मैं वर्ण काउंटिंग कर रहा हूँ, और वर्ण जो करूँगा मैं सिर्फ व्यंजन गिनूंगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए, 14 हो गए। 14 में क्या बताया मैंने, अब जब आप 14 काउंट कर लोगे तो 14 किस में बताया मैंने, वसंतलिका में बताया, ये रहा। तो आप इसका उत्तर क्या लगा दोगे, वसंतलिका लगा दोगे। क्लियर है। ऐसे ही आप क्या कर लोगे, सबकी काउंटिंग कर लोगे। उसके बाद जिसमें जो इतनी बैठ रहे हैं उसी के हिसाब से लगा दो कि भाई 14 किस मारे, वसंतलिका मारे। अब ऐसे आप इनकी काउंटिंग कर लो। जैसे प्रिय है तो पे एक वर्ण होगा, यह एक वर्ण होगा, पे एक वर्ण होगा, तय वर्ण होगा, वह होगा, है होगा, मैं होगा, रे होगा, ये आ ए, ये क्या होगी, ये मात्रा होगी।
उसके बाद पे होगा एक वर्ण होगा, अण एक वर्ण होगा। मैंने बताया आधे वर्ण आप लोगे नहीं। उसके बाद यह एक वर्ण होगा, रे होगा, के वर्ण होगा और है होगा। उसके बाद है होगा। तो ये वर्ण आपने काउंट कर लिए, सारे वर्ण ने काउंट करो कितने बैठ रहे, 15 बैठ रहे। और 15 किसमें बताया मैंने, मालनी में। तो मालनी आप क्या लगा दोगे, इसमें सही उत्तर लगा दोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, सभी की काउंटिंग कर लोगे। ऐसे इनकी काउंटिंग करोगे तो ये क्या बैठेगा आपका, मंद्रकांता बैठेगा। ठीक है, बस आपको गिनना ही है। ठीक है, उसके बाद हे के सब ये देखोगे आप, क्या देखोगे, सवैया देखो, क्या देखोगे, सवैया। क्लियर है, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप पहले इन्हें छोड़ो, ये सब ये वो जो मैंने आपको सबकी काउंटिंग करके बता दोगे, नहीं बता दोगे भाई, सबके वर्णन ने काउंट कर लो जितने जितने बैठ रहे हो उसे। लेकिन बस मैंने अभी आपसे एक चीज़ छोड़ने के लिए कही है, ये वाली, कि इस वाली ये छोड़ दो आप। ठीक है ना, अभी इसे समझाऊंगा, बाकी इनके आप सीधे सीधे गिन लोगे और बता दोगे। बस ये चीज़ अभी आपको रखनी है कि भाई सबके 11-11 बता रखे हैं, तो इनमें भेद कैसे करोगे, किसका 11 होएगा। क्लियर है, उस चीज़ अभी हम बताते हैं। उससे पहले हमारा एक टॉपिक आता है, इसी में ही एक आता है हमारा जो हमको समझना है, वो आता है गण। क्या आता है हमारा, गण। अब आपको गण समझ लो, गण समझते ही आपकी वो सारी जो चीज़ मैंने छोड़ी है वो समझ में आ रहा है। गण से एक क्वेश्चन आ जाता है, और गण सबसे आसान है अगर आपने इसका बस थोड़ा सा ध्यान दे लिया था। गण से क्या मतलब है समझो। देखो, गण के बारे में समझो। 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्ण, जहाँ 3 वर्ण हो जाएंगे, जहाँ भी आपको काउंटिंग कर लो 1 2 3, जहाँ 3 वर्ण बैठ जावे वहीं क्या कर दोगे, एक गण कर दोगे। पहली बात आ गई समझ में। उसके बाद मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को क्या होता है, गण मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, 3 वर्णों के समूह को क्या मान लिया जाता है, गण मान लिया जाता है। वर्णिक छंदों की गणना गण के अनुसार क्रमानुसार की जाती है। वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। जैसा आप समझो, यानी आपको एक सूत्र याद रखना, ये यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा, इसको रट लो अपने दिमाग में। अगर आपने ये रट लिया तो आप आसानी से एक एक गण बता दोगे कि इसमें कौन सा गण है, इसमें कौन सा गण है। ठीक है, यमाता राज भानस लगा। ठीक है, अब ये देखो तो इसकी कितनी होती है, गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इस सूत्र समझो। ये मतलब यगण, आगे गण लगा दोगे, बस अक्षर पकड़ो। ठीक है, और उसके बाद गण लगा दो। जैसे ये फोर यगण, मैं फोर मगन, ते फोर तगन, रे फोर रगण, जय फोर जगन, भय फोर भगन, ने फोर नगन। ठीक है, से फोर सगन, और ले गे, लग मतलब लघु, और गे मतलब गुरु। क्लियर हो गया 8। अब ये तो होगी कि कौन कौन से होते हैं, याद करने का तरीका होगा कि 8 के 8 हमने गण याद कर लिए। यमाता राज भानस लगा। अब दूसरी बात समझो कि इसमें हम समझेंगे कैसे। अब जैसे मैंने दूसरी चीज़ बताई आपको, गण, कि गण क्या होता है। जैसा कि मैंने देखो समय, समय में एक से होगा एक वर्ण, एक मैं होगा, एक यह होगा, तो 3 मिलके क्या होगा, ये तीनों का जो पेड़ है, ये 3 क्या मिलके 3 वर्ण हो गए। तो 3 वर्णों का पेड़ क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, जैसे समय की मिलकर क्या होगा, 3 पेड़ हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। लेकिन अब जैसे के में के ई में क्या है, के ई तो खाली वर्ण, बे आते बात, बे खाली बे क्या वर्ण है, ते क्या वर्ण है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा था, ये पूरा का पूरा क्या बैठेगा, एक गण बैठेगा। क्या बैठेगा, ये पूरा का पूरा मिलकर 1 2 3, जहाँ 3 वर्ण मिल गए वहीं क्या बैठ जाएगा, एक गण बैठ जाएगा। आ रही होगी बात समझ में। अब समझो, यमाता राज भानस लगा जो मैंने बताया है कि आप कब यगण बताओगे, कब मगन बताओगे, कब तगण बताओगे और कब रगण, इस तरीके से आप समझो। देखो, जैसे यमाता राज है, अगर आपको यगण समझना, क्या समझना है, यगण समझना है, तो यगण के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो लघु और 2 गुरु होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक लघु और एक गुरु, एक लघु और 2 गुरु, इस तरीके से होना चाहिए। अब भाई हम इसे बात है कैसे याद करेंगे, देखो इसे ऐसे याद करो। जैसे यगण बताया मैंने, यगण में 3 वर्ण देखो कौन तक बैठे, तो ये पे बैठा, मैं पे बैठा और ता पे बैठा, तो यहाँ तक बैठ रहा पूरा का पूरा एक वर्ण, पूरा का पूरा एक गण यहाँ तक बैठ रहा है। अब इन पर मात्रा देखो कितनी बैठ रही है, ये के लिए एक मात्रा, उसके बाद माँ के लिए क्या बैठेगी, 2 मात्रा, 2 मात्रा के लिए ये वाला यूज करें हम। उसके बाद ता के लिए क्या लेंगे, ता के लिए 2 मात्रा आ जाएगी, तो इसके लिए भी 2 मात्रा के लिए करोगे। तो इसके यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे आप इस तरीके से पेड़ देख लोगे, 1 गुरु 2 लघु, क्या बोल दिया मैंने, एक लघु, सॉरी उल्टा बोल दिया, 1 लघु 2 गुरु, एक लघु ये और 2 गुरु, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यगण हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में भी आ गई होगी आपको कैसे पता करनी है। यगण के लिए क्या देखना बस आपको, वो जो मैंने आपको यमातराज भानस लगा ये जो बताया है, बस आपको इस पर ध्यान देना है। फिर से सुन लो इस बात को ध्यान से, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ये समझने वाली बात है। अगर आपको यगण देखना कि यगण कोई शब्द अगर मैंने आपके सामने लिख दिया और मैं पूछूँ ये यगण है क्या है, तो आपको क्या देखना, यगण के लिए अगर आपको ये शब्द याद है तो आप देखो यगण के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ये के लिए एक, मैं के लिए, माँ के लिए ये 2 मात्रा, ये होगी 2 मात्रा, तो मात्रा के हिसाब से बैठना चाहिए ये वाला। उसके बाद 3 वर्ण देख लिया आपने, 3 वर्ण कहाँ से बैठ रहे, 1 2 3, यहाँ से बैठे 3, तो आपको इतना ही पेयर लेना। उसके बाद अगर आपको क्या लेना है, आपको लगाना क्या,
अगर आप देखोगे मगन के लिए, अब समझो जैसे आपने यगन के लिए समझो, ऐसे ही मगन के लिए समझो। तब मगन के लिए पहले वर्ण देखो कहाँ तक जा रहे हैं। तो वर्ण के लिए देखो, एक तो मैं होगा, एक तय होगा, एक रह होगा। तब मेरा यहाँ से यहाँ तक बैठेगा, ये कहाँ से कहाँ तक बैठेगा, माता रा तक बैठेगा, 3 वर्ण। अब 3 वर्ण बैठ रहे तो ये एक गण हो जाएगा। अब इसके लिए मगन के लिए मात्राओं को ध्यान देखो, माँ के लिए कितनी आ रही है, 2 मात्रा, ता के लिए 2 मात्रा, रा के लिए 2 मात्रा। तो मगन के लिए ये किसका रूल हो जाएगा, ये आपको किसके लिए हो जाएगा, मगन। जिस भी शब्द में आप इस तरीके से लगा देख लो, तीनों के तीनों क्या देख लो, गुरु लगे देख लो, तीनों के तीनों गुरु लगे देख लो, वो क्या हो जाएगा आपका, मगन हो जाएगा। तो अब आपको कहीं अलग दिमाग ना लगाना, आपको बस क्या देखना, यमाताराज भानस लगा, तो मगन भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब ऐसे ही समझो किसे, अब समझो आप तगन के लिए, तगन के लिए पहले 3 वर्ण कर लो, कहाँ कहाँ तक बैठे 3 वर्ण। तो देखो 3 वर्ण, एक तो तय होगा, एक रह होगा, एक जय होगा। तो ये 3 वर्ण यहाँ तक बैठ गए, वर्ण होगा। तो ये तगन के लिए अब फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आ जाएगा। देखो ता के लिए कितना हो जाएगा, 2, उसके बाद रा के लिए 2 और इसके लिए 1। तो तगन के लिए क्या देखोगे, अब 2 गुरु, क्या देखोगे, 2 गुरु देखोगे और एक लघु देखोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तगन हो जाएगा। ऐसी अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी आप समझ लोगे सारी चीज़ें ने। तगन के लिए ऐसी, रगड़ के लिए देख लोगे। चलो बता दो भैया, रगड़ के लिए बता दूँ मैं तुम्हें। देखो रगड़ के लिए समझो, रगड़ के लिए आपको ध्यान देना, रे यहाँ से रगड़ना शुरू है, रे पहले वर्ण देख लो, रे होगा, जय होगा और भय होगा। तो यहाँ तक बैठ रहा है ये भय, ठीक है। अब देखो उसके बाद समझो, इसके लिए 2 मात्रा, रा के लिए, जय के लिए 1 मात्रा और भा के लिए 2 मात्रा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा आपका, रगड़ के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, आपका रगड़ के लिए हो जाएगा। तगन देख लिया, मगन देख लिया है ना, और ये आपने क्या देख लिया, ये अब देखो लास्ट में रगड़ देख लिया, क्लियर है। ऐसे आप सबके लिए लगा दोगे तो इस तरीके से ये आपकी सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आप किस तरीके से क्या क्या लगाओगे। अगर ज़्यादा ही चीज़ समझनी है तो वो मैंने यहाँ पे समझा रखी है, ठीक है। मात्राओं को मैंने तुम्हें फॉर्मूले से बता दिया किस तरीके, जैसे यमाता, यमाता मतलब यमाता जैसे मैंने बताया तो वहाँ पे बताया था आपको क्या देखना, 3 वर्ण देखना, यमाता में बैठ रहे हैं। उसके बाद इससे क्या बोलोगे, ये सारा तो यगन हो जाएगा। मात्रा यहीं से काउंट कर लो कि यह के लिए 1 मात्रा, माँ के लिए 2 मात्रा, ता के लिए 2 मात्रा। तो जैसे कि उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे पूछेगा सितारा में बताओ क्या है, सितारा में कौन सा गण है। तो सितारा में आप देखोगे, सितारा में अगर मात्रा निकालोगे तो सितारा में कौन सी मात्रा बैठ रही है, सितारा में आप बैठ रही है कौन सी मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा। तो अब ये अगर तुम्हें ध्यान रहेगी किस में आ रही है ये, तो आप सीधे के सीधे फार्मूला में जाओ और फार्मूला में जाके देख लो, यहाँ के 1 बैठ रही है, क्या बैठ रही है यहाँ पे, 1 बैठ रही है, यहाँ पे कितनी बैठ रही है, यहाँ पे 1, 2 और 2। ये वाली फार्मूला किस में बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपका यगन में। किस में बैठ रहा है, यगन में। तो आप सीधा उत्तर क्या लगा दोगे, सितारा में कौन सा यगन है, क्लियर है बात। ऐसी आपका मातारा, मातारा में क्या देखोगे आप, मगन देखोगे और मातारा में कितनी मात्रा, 2, 2, 2 मात्रा, क्लियर है। इस तरीके से अगर पूछ लेगा, श्रीदेवी लिख देगा, श्रीदेवी में पूछ लेगा कौन सा गण है, तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ में क्लियर करते हुए बता दोगे, ठीक है। सारे के सारे मैंने उदाहरण बता रखे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार आप लगा के देखोगे तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तगण, ठीक है, राजभा के लिए रगन लोगे, जभान जगन, भानस से बनाओगे भगन और यहाँ से मात्रा काउंट कर लोगे, नस्ल के लिए यहाँ से मात्रा, सलगा के लिए यहाँ से मात्रा। इस तरीके से ये मैंने उदाहरण दिए हैं, इनसे पूछ लेगा। साधना में पूछ लेगा कौन सा गण है, तो साधना के लिए मैंने अब तुम्हें गण निकालने बता दी, किस तरीके से गण निकालते हैं, आप आसानी से पता कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट में बता दोगे भैया ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। अब समझो जैसे आपसे दे देगा कमला, क्या दे देगा, कमला, और कमला में पूछ लेगा कौन सा गण है। तो कमला में क्या करा, पहले आपने देखी कमला में कितनी मात्रा, 1 कै में 1 मात्रा, ठीक है, मैं में 1 मात्रा और ले में कितनी हो जाएगी, ले में हो जाएगी आपकी 2 मात्रा। तो ये वाला फॉर्मूला किसमें पढ़ा है आपने। अब आप जाओ किसमें, जो आपने फॉर्मूला लिखा, अभी नहीं तो याद तो करो ना, तुम ना तुम्हारे याद होने के। अब आपने क्या देखा, पहले आपने कमला देखा, अब कमला में क्या देखा आपने, कमला में मात्रा को देखा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा। अब ये कहाँ पे बैठ रहा है, इसे देख लो। तो ये किस में बैठ रहा है आपका, शुरू में बैठ रहा है, ये के लिए 1 मात्रा, माँ के लिए 2 मात्रा। तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा मेरे एक गण बन रहा है, तो यहीं से मैंने क्या देखा, यही क्या हो जाएगा मेरा यगण हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट समझो, जैसे अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वागरी से जलो। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपने इसमें कौन कौन से गण आ रहे, क्या आ रहे इसमें कौन कौन से गण आ रहे हैं आपके। तो देखो कैसे पता लगाओगे, पहले आप देखो, पहले इसमें आप गण बना लो, गणन का जोड़ा बना लो। गण क्या होता है, 3 वर्णों का जोड़ा क्या होता है, गण कहलाता है। तो ए तो कोई ए का तो जो ए तो होएगा ही नहीं, ए क्यों नहीं होएगा, इसमें देखो 3 पेड़ ले, मात्रा में तो काउंटिंग करोगे नहीं। अगर देखो मैंने बताया स्वरों की अगर क्या आ जाओ, स्वर अगर मात्रा के रूप में आ जाए तो आप वहाँ पे क्या नहीं लोगे, मात्रा के रूप में उन्हें वर्ण में काउंटिंग नहीं करोगे, ठीक है। अगर वो किसके मात्रा के रूप में आ रहे, ध्यान से सुन लेना। अगर मैंने कभी पहले अगर आपने सुनी हो तो मैंने वहाँ बताया कि अगर स्वर कब आ रहे हैं, अगर हमारे स्वर जो है वो मात्रा के रूप में आ रहे तब हम उन्हें काउंटिंग वर्ण के रूप में नहीं करेंगे, और अगर आधा वर्ण आ जाए कभी भी तब भी हम उसे काउंटिंग नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात। अब समझो,
देखो अराती में देखो, ए क्या होगा, एक वर्ण होगा, रे एक वर्ण होगा, तय एक वर्ण होगा, 3 हो गए वर्ण, तो तीनों का पेयर क्या कहलाएगा, एक क्या कहलाएगा मेरा, गण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, गण कहलाएगा। अब गण होगा। अब आ जाओ मात्रा पे। मात्रा में क्या देखोगे, ए के लिए एक मात्रा, रा के लिए 2 मात्रा, ती पे छोटी आ रही तो 1 मात्रा। अब ये वाला किसके लिए देखा था आपने, ये देखा था जगन के लिए। किसके लिए देखा था, जगन। यमाता राज, यमाता राज भानस लगा। यमाता देखो जय कहाँ से लग रहा है, यमाता राज जय लग रहा कहाँ से, देखो 1 मिनट समझ लो। यमाता राज, यमाता राज भानस लगा, है ना। अब आपने देखो यमाता राज जगन, देखो अब ये देखो आप कहाँ से, भानस, भानस लगा, उसे छोड़ दोगे। अब इसमें देख लो, अब आप इसके लिए मात्रा देख लो, 1 2 2 2 1 2 1 भानस ये होगा। और इसके लिए ये सॉरी इससे कितना ले लोगे, 1 ले लोगे। यमाता राज छोटा कर लो, है ना। ये क्या हो जाएगा, यमाता राज भानस लगा। तो इसमें आप क्या लगा दोगे, जगन लगा दोगे। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही फिर से समझ लो। देखो मैं पूरा थोड़ा साइड बढ़ा लूँ इसका, साइड की वजह, यमाता, यमाता राज भानस लगा, ठीक है। अब समझो इस बात से क्या मतलब है। यह के लिए 1 मात्रा, माँ के लिए 2 मात्रा, इसके लिए 2 मात्रा, रा के लिए 2 मात्रा, जय के लिए 1 मात्रा, भा के लिए 2 मात्रा, ने के लिए 1 मात्रा, से के लिए 1 मात्रा, और लगा ले के लिए 1 मात्रा, और गे के लिए 2 मात्रा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन में जो कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि ये कौन सी मात्रा कह रहा है, ये 1 2 1 1 2 1 कहाँ पा रही है, अब देख लो 1 2 1, तो यहाँ पर आ रही है हमारी, ये आ रही है 1 2 1, और ये कहाँ से लग रही है हमारी, तय से लग रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तगन हो जाए, सॉरी जय से आ रही है किससे, तो जय के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जगन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, मतलब आपको बस ये मात्रा देख लेनी है। जैसे रगण के लिए देखो, रगण के लिए 2 1 2 आ रही है, तो 2 1 2 देखो, तो 2 1 2 देखो कहाँ आ रही है हमारी, यहाँ आ रही है हमारी 2 1 2, कहाँ पर आ रही है हमारी, ये मिट गया। तो 2 1 2 देख लो आपने, किस में देख ली थी आपने, ये किसकी रे से देखी थी, है ना, यमाता राज भानस लगा, उस तरीके से। तो आप रे पे देख लोगे तो सारी क्लियर कर लोगे, आप नहीं कर लोगे मुझे ये बात बताओ। सिंपल सी बात आ गई होगी आपके समझ में। गण जो है इसलिए वजह से थोड़ा सा टाइम लिया है, अगर मैं आपको और थोड़ा सा ऑफलाइन बताता तो मैंने बताया तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाता, ठीक है। अब ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं हो तो फिर भी एक बार आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके लिए बिल्कुल एक छोटी सी जो है 2-3 मिनट की वीडियो अलग बना दूँगा, ठीक है। अब आओ मुक्तक छंद क्या होता है। मुक्तक छंद में क्या होता है आपका, मुक्तक छंद जो होता है वो हमारा जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, यानी जिसमें ना तो ना तो वर्णों का ध्यान रखा जाए और न ही मात्रा का ध्यान रखा जाए, वो क्या होता है आपका मुक्तक छंद होता है। क्या होता है वहाँ पर, मुक्तक छंद होता है। यानी निराला के अनुसार मुक्त काव्य की कवि छंद के बुनियादों पर खरा उतर सकता है। ये निराला जी ने जो मैंने बताया था जूही की कली, वो क्या है इसका उदाहरण है। बस मुक्तक छंद में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, ये निराला जी की क्या है, जूही की कली आपको याद रखना है, ठीक है। बस इतना याद, यही उदाहरण, यही अगर पेपर में देख कर मुक्त छंद का उदाहरण यही पूछा गया कि निराला जी की कौन सी, जूही की कली जो है ये किसका उदाहरण था, ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। क्लियर है, तो अच्छे से सारी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक चीज़ मैंने अभी आपको रो के रखी थी, कौन सी, जो मैंने बताया था कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जो सालनी, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, भुजंगी, स्वाता है, इसके लिए क्या रखना आपको, इसके लिए ये वाली बात याद रखो आप, ठीक है। ये वाली अगर पहला मगन से शुरू हो रहा है तो सालनी हो जाएगा, इंद्रवर्जा आ रहा है जहाँ में पहला गण अगर तगण आ रहा है तो इंद्रवर्जा हो जाएगा, उपेंद्रवर्जा में अगर जगन आ रहा है तो क्या लगा दोगे, उपेंद्रवर्जा। भुजंगी में यगन आ रहा है तो आप भुजंगी लगा दोगे, और रगन आ रहा था स्वायत्ता लगा दो। क्लियर है। अगर पहला वर्ण क्या आ रहा है आपका, मगन आ रहा था सालनी, तगन आ रहा था इंद्रवर्जा, जगन आ रहा था उपवेंद्रवर्जा, और भुजंगी आ रहा था कितना, क्या लगा दोगे, जगन। अगर जगन आ रहा था भुजंगी और रगन आ रहा था स्वागता लगा दो। क्लियर है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा था, आपने देखा ये पहले तो मात्रा काउंटिंग कर लोगे, सब में इनमें बराबर मात्रा बताई, 11 मात्रा बताई थी ना, तो सब में मात्राएं देख लोगे। अब लेकिन फिर अंतर कैसे करोगे आप, इसके लिए याद करने का क्या तरीका इन्हें, मत जा यार, क्या मत जा, यानी मगन आ रहा था पहले लगा दोगे कौन सा, सालनी, पहला अगर पहला वर्ण यर्ण तगन आ रहा था इंद्रवर्जा लगा दोगे। इस तरीके से सबके उदाहरण देख लोगे, यहाँ पे ही मैंने उदाहरण दिए हुए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर देखो ये ज़्यादा अगर टाइम लेने वाली बात है तो फिर ये जो है ये टॉपिक जाएगा आपका कम से कम 2.5-3 घंटे का बैठेगा, कम से कम 3 घंटा बहुत आराम से जाएगा। ये कुछ भी चीज़ की कहीं पर कोई बात न करते हुए बड़ी आसानी से, ठीक है। लेकिन मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने फिर भी आपको जितनी हद तक कम से कम समय में कराने की कोशिश करी है, ठीक है। क्या कि आप पेपर के टाइम पर एक बार देख जाओ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं पेपर के हिसाब से बात करूँ फिर बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। क्या देना, एक तो आपको गण निकालने आने चाहिए, क्या निकालने आने चाहिए, गण आने चाहिए, गण के लिए मैंने बता दिया। दूसरी बात अर्धसम में मैंने बताया दोहा सोरठा बरवे उलाला 4 याद रखने। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था,
सम्मात्रिक छंद में मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको अर्ध सम में बता दिया और सम में बता दिया। छप्पे ध्यान रखना और उलाला, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुंडलिया याद रखना है कि कुंडलिया में दोहा आ रहा है, क्या रोला आ रहा है, उसमें रोला आ रहा है या कुंडलिया आ रहा है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक आपका छंद कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिए।